मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपको क्लास 9 की जो इंग्लिश की बुक है ना, ये मोमेंट्स, इसके सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से याद होने वाले हैं। हाँ, इनकी कहानी आपको याद हो जाएंगी, इनके क्वेश्चन के आंसर आपको पता होंगे, इनके कीवर्ड्स आपको लर्न हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9 की इंग्लिश की मोमेंट्स का 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर लेके। बड़े मजेदार अंदाज में इनकी कहानियों को पढ़ेंगे, सीखेंगे और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, और फिर ना तुम्हें इस किताब से प्यार हो जाएगा। इंग्लिश से डर लगता था, अब डर नहीं लगेगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें इंग्लिश से। इससे पहले मैंने आपकी बीहाइव, जो दूसरी आपकी बुक है क्लास 9 की इंग्लिश की, उसकी रिवीजन करा रखी है। वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, तो आपकी दोनों ही बुक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी। बढ़िया से नंबर लेके आना, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, तो टेंशन की क्या बात है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज अपने मोमेंट्स की रिवीजन। दोस्तों, मोमेंट्स में आपका सबसे पहला चैप्टर है द लॉस्ट चाइल्ड, यानी खोया हुआ बच्चा। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी है जहां तुम जाना चाहते हो? हाँ बताओ, कमेंट में बताओ। कोई कहेगा मुझे पहाड़ों में जाना अच्छा लगता है, कोई कहेगा कि मुझे कश्मीर पसंद है, गोवा पसंद है, या मेरे को स्विट्जरलैंड जाना है, अमेरिका जाना है। ऐसे तुम अपनी जगहें बताओगे, ऐसे ही बताओगे ना? हाँ बताओगे। पर मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, तुम क्या वहां अकेले जाना चाहते हो? नहीं, तुम अपने दोस्त के साथ जाना चाहते हो, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हो। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी मैटर करती है, जगह मैटर नहीं करती। जहां हमारे मनपसंद लोग, हमारे प्यार करने वाले लोग हमारे साथ होते हैं ना, तो हमें वो जगह अच्छी लगने लगती है। अगर वो लोग हमारे साथ नहीं होते तो फिर कितनी ही अच्छी जगह हो, हमारी पसंदीदा, हमारी फेवरेट प्लेस भी हमें फिर अच्छी नहीं लगती। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड नहीं आता, उस दिन तुम्हारा दिन बड़ा बुरा जाता है यार, बिल्कुल दिल नहीं लगता। और वही फ्रेंड जब साथ में होता है तो वही क्लास अच्छी लगने लगती है, वो स्कूल अच्छा लगने लगता है। ऐसी ही कहानी द लॉस्ट चाइल्ड की है कि एक बच्चा होता है, जब अपने पेरेंट्स के साथ होता है तो उसे मेले में बहुत अच्छी अच्छी चीजें पसंद आ रही होती है, उसको बलून्स अच्छे लग रहे होते हैं, उसको स्नेक चार्मर अच्छा लग रहा होता है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, उसको मिठाइयां अच्छी लग रही होती हैं। लेकिन जब उसके पेरेंट्स उससे दूर हो जाते हैं, उन्हें फिर उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहता। वो कहता अब क्या करूं मैं इसका, जब मेरे पेरेंट्स जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं वो मेरे पास नहीं है, तो फिर ये चीजें मेरे लिए सब बेईमानी है। मैंने पूरी स्टोरी तुम्हें यही बता दी है, इतनी आसान स्टोरी। तुम्हारा पहला चैप्टर जिसका नाम है खोया हुआ बच्चा, द लॉस्ट चाइल्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, सुनो, काम की बात सुनो। तुम्हें ना अपने इंग्लिश के एग्जाम में, मैं जानता हूं कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होगी, तुम बड़े बड़े सेंटेंस नहीं बना पाते होंगे। कोई बात नहीं, घबराओ मत। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं। कीवर्ड्स में बताता हुआ चलूंगा, खुद भी एक बार कोशिश करना रिकॉग्नाइज करने की कि इसमें की यानी मेन बात क्या है, मेन वर्ड्स क्या है, वो सब याद रखते हुए चलना। और मेरा टेंस का वीडियो देख लेना, या कहीं से भी टेंस सीखते हुए चलो। टेंस सीख लिए और इज एम आर वाज वर हैज हैव के इस्तेमाल, ये दो चीजें पक्की करते हुए चलो, और फिर तुम छोटे छोटे सेंटेंस बना पाओगे। समझ गए? आओ चलो शुरू करते हैं द लॉस्ट चाइल्ड की समरी, या इसकी कहानी क्या है टोटल मिला के। It was a beautiful spring day and the village was filled with people dressed in bright colorful clothes. ये ना बड़ा खूबसूरत सा दिन था जहां पे लोग बड़े ब्राइट अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थे, कलर्स के कपड़े पहने हुए थे, डिफरेंट और घूम रहे थे। As they made their way to the fair, और सब कहां जा रहे थे? फेयर जा रहे थे। इतना सबको क्लियर है? यस, जितने भी विलेज के लोग थे वो सब कहां जा रहे थे? पीपल ऑफ द विलेज वर गोइंग टू द फेयर। फेयर यानी मेले में जा रहे थे। अ यंग चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, along with his parents, अपने पेरेंट्स के साथ, was excitedly heading there. एक यंग चाइल्ड था, he was also going with his parents. वो अपने पेरेंट्स के साथ भी कहां जा रहा था? फेयर में जा रहा था। इतना सबको क्लियर है? हाँ जी। Eager to see all the attractions, वो सारे अट्रैक्शंस, वहां पे जितनी सारी चीजें थी उनको देखने के लिए उत्सुक था, ईगर था। क्या था वो? ईगर था। अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने बहुत आसान शब्दों में क्या पढ़ा? जरा अपनी नोटबुक में नोट करना कि विलेज, पीपल ऑफ विलेज कहां जा रहे थे? पीपल ऑफ विलेज कहां जा रहे थे? कहां जा रहे थे? पीपल ऑफ विलेज गोइंग टू कहां जा रहे हैं? फेयर में। कहां जा रहे थे? फेयर में जा रहे थे। एक यंग चाइल्ड था, अ यंग चाइल्ड, वो क्या था? बहुत एक्साइटेड था। यंग चाइल्ड वाज एक्साइटेड। वो क्या था? एक्साइटेड। और कौन सा वर्ड अभी इंपॉर्टेंट देखा हमने वर्ड देखा ईगर। क्या था वो? ईगर। ईगर इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब क्या है इसका ईगर का? कि वो उत्सुक था, बहुत ज्यादा उसमें एक्साइटमेंट था। ईगर टू सी द अट्रैक्शन। क्या देखने? अट्रैक्शंस देखने। इतना क्लियर हुआ सबको? हाँ क्लियर हुआ, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है?
द चाइल्ड वॉज पर्टिकुलरली ड्रॉन टू द टॉय एंड स्वीट स्टॉल्स। जो बच्चा था ना, उसका ध्यान भटक रहा था जहां खिलौनों की दुकान थी, मिठाइयों की दुकान थी वहां पे। एंड ऑल्दो हिज फादर स्कोल्डेड हिम, हालांकि उसके पिता उसको डांट भी रहे थे फॉर आस्किंग टू मच, बहुत ज्यादा सवाल करता है। तुम भी तो ऐसे बचपन में करते थे, पापा बताना वो क्या है, अच्छा मम्मी वो क्या है, अच्छा मम्मी ये ऐसे बनता है, अच्छा तुम यहां जा रही हो, मम्मा हम कहां जा रहे हैं, मम्मा हम खाना खाएंगे क्या, हम ये ऐसे सवाल करते हैं ना छोटे बच्चे, करते रहा। ऐसे ही बच्चा भी सवाल कर रहा था, जिसकी वजह से उसके फादर उसको स्कोल्ड कर रहे थे। स्कोल्ड मतलब डांटना, तो हिज फादर वाज स्कोल्डिंग हिम। फिर क्या होता है, हिज मदर जेंटली काम्ड हिम डाउन। अब उसकी जो मां थी वो जेंटली, बड़े प्यार से उसको काम डाउन कर रही थी, फादर स्कोल्ड कर रहे थे। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। As they continued, the child kept falling behind, distracted by one fascinating thing after another. वो ना पीछे छूट जा रहा था बच्चा, पीछे छूट जा रहा था। वो माँ बाप आगे निकल रहे थे, बच्चा क्योंकि वो ना फैसिनेट हो रहा था। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है मेरा, बच्चा फैसिनेट हो रहा था। बच्चा क्या हो रहा था, फैसिनेट हो रहा था, यानी उसको आकर्षित हो रहा था। किस चीज से आकर्षित हो रहा था? टॉयज से, स्वीट से, इन सारी चीजों से वो क्या हो रहा था, आकर्षित हो रहा था। इतना क्लियर है सबको? हाँ हाँ। वो पीछे क्यों छूट रहा था? एग्जाम का क्वेश्चन आएगा मेरे बच्चा, मेरे छोटे बहन, मेरे छोटे भाई, सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चा जो था चाइल्ड, वो केप्ट फॉलिंग बिहाइंड क्यों हो रहा था, वो पीछे क्यों छूट रहा था? बिकॉज ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय वन फैसिनेटिंग थिंग्स आफ्टर अनदर। ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। He passed stalls with sweets that sparkled with gold and silver leaves, making his mouth water for his favorite बर्फी। वो ना मिठाई की दुकान से गुजरा, उसके मुंह में पानी आ गया। उसने बर्फी की देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। However, knowing his parents would call him greedy, he kept walking। लेकिन उसको लगा उसके मम्मी पापा ना उसको ग्रीडी बोलेंगे, लालची बोलेंगे, तो वो आगे चलता रहा, वो बढ़ता रहा। He noticed beautiful गुलमोहर flower garlands but didn't ask for them। गुलमोहर फ्लावर गार्लैंड जो माला थी वो देखी उसने, लेकिन उसके बारे में उसने नहीं पूछा। एंड देन सॉ सम बलून्स, फिर उसने वहां पे कुछ बलून्स भी देखे। ठीक है, ही लव्ड बलून्स, उसको बलून्स बड़े पसंद थे। बट ही वाज ओल्ड इनफ टू नो हिज पेरेंट्स वुड थिंक ही वाज टू ग्रोन अप फॉर देम। उसे लगा कि वो बहुत बड़ा हो गया, मम्मी पापा कहेंगे अब तुम बड़े हो गए हो, तुम बलून्स मत लो। सो ही मूव्ड ऑन, तो वो आगे बढ़ता रहा। नेक्स्ट ही स्पॉटेड अ स्नेक चार्मर एंड अ राउंड अबाउट स्विंग। वहां उसने सपेरे को देखा जो सांप का खेल दिखा रहा था, और एक उसने झूला देखा राउंड अबाउट। ही वांटेड टू आस्क हिज पेरेंट्स इफ ही कुड राइड इट। वो अपने माँ बाप से कहना चाहता था कि क्या मैं झूला झूल लूं, बट व्हेन ही टर्न टू स्पीक ही रियलाइज्ड विद शॉक दैट दे वर नो लॉन्गर देयर। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मम्मी पापा कहां हैं, उसे पता चला मम्मी पापा तो वहां थे ही नहीं। अब वो इतना खो गया था वहां फैसिनेटिंग चीजों में, जहां पे वो क्या देख रहा था, स्वीट शॉप देख रहा था, स्वीट स्टॉल देख रहा था, बलून्स देख रहा था, स्नेक चार्मर देख रहा था, राउंड अबाउट स्विंग देख रहा था, कि वो क्या हो गया, अपने मम्मी पापा से जुदा हो गया। व्हेन ही टर्न टू स्पीक ही रियलाइज्ड दैट विद शॉक दैट दे वर नो लॉन्गर विद हिम, वो उसके साथ नहीं है। पैनिक स्ट्रक मतलब चोट लगना, पैनिक यानी डर, उसके अंदर एकदम से डर स्ट्रक हुआ, चोट लगी उसको, डर के मारे वो कांप गया। एज ही लुक्ड अराउंड डेस्परेटली, उसने ऐसे करके देखा, पापा मम्मी, ऐसे करके देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बट द क्राउड वाज टू थिक, भीड़ बहुत थी, सब आ जा रहे थे। They were no longer with him and he could not find them, और उस बच्चे को उसके मम्मी पापा वहां नहीं मिले। The fear of being lost overwhelmed him। उसको खो जाने का डर उसको पागल कर देता है, वो डूब जाता है कि हाँ मैं तो खो गया हूं, मेले में बच्चा खो गया। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। अब वो क्या करता है? एंड ही बिगेन टू क्राई। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। वो रोने लगता है, रोना शुरू कर देता है। पहले देखता है इधर उधर, ऐसा करके फिर वो रोना शुरू कर देता है। ये कहानी हुई। इतना यहां तक सबको क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही बच्चे को रियलाइज होता है, जैसे ही बच्चे को, चाइल्ड को रियलाइज होता है कि ही हैज लॉस्ट हिज पेरेंट्स या ही इज नॉट विद देम, तो फिर वो क्या करता है? तो क्या करता है? आंसर क्या लिखेंगे कि वो क्या हो जाता है? ओवरवेल्म्ड हो जाता है। ये क्या होता है? ओवरवेल्म्ड हो जाता है। एंड ही बिगेन टू क्राई। पहले वो इधर उधर देखता है, ही ट्राइड टू फाइंड देम, उनको पाने की कोशिश करता है, ढूंढने की कोशिश करता है, और फिर वो ही बिगेन टू क्राई। क्या ये आंसर नहीं लिख सकते? हम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट देन, तभी क्या होता है? A kind stranger picked him up and tried to comfort him। एक अजनबी आता है वहां पे, देखता है बच्चा रो रहा है, वो उसको उठाता है, प्यार करता है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? फिर क्या होता है? He asked if the child would like a ride or some treat। बच्चे से पूछता है कि झूला झूलोगे, अच्छा कोई ट्रीट, कोई चीज खाओगे, ऐसे पूछता है। बट थ्रू हिज sobs, लेकिन वो सिसके ले उठता है
ऐसे ऐसे सिक्के ले रहा होता है, सोब कर रहा होता है। कौन? बच्चा। बट थ्रू हिज सोब द चाइल्ड रिप्लाइड, चाइल्ड क्या रिप्लाई करता है? आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे स्नेक चार्मर नहीं चाहिए, मेरे को बलून्स नहीं चाहिए, मेरे को स्वीट्स नहीं चाहिए, मुझे राउंड राइड नहीं चाहिए। व्हाट आई वॉन्ट? ही वॉन्टेड हिज फादर, ही वॉन्टेड हिज मदर। क्लियर है? हां सर क्लियर है। द स्ट्रेंजर ऑफर्ड हिम स्वीट्स, जो स्ट्रेंजर होता है यानी अजनबी होता है उसको ऑफर करता है, उसने ऑफर किया। क्या ऑफर किया? बलून्स, स्वीट्स, फ्लावर्स। बट द चाइल्ड डिड नॉट काम, लेकिन बच्चा काम नहीं हुआ, चुप नहीं हुआ। ही ओनली वॉन्टेड टू बी रीयूनाइटेड विद हिज पेरेंट्स, वो बस क्या चाहता था? ही ओनली वॉन्टेड टू मीट हिज पेरेंट्स बैक, वो सिर्फ अपने माता पिता से मिलना चाहता था। शोइंग द डीप लव एंड नीड फॉर देम, और वो क्या दिखाता है? जो उसका गहरा प्यार होता है अपने मां बाप से, वो उसको दिखा रहा होता है। एंड ही फेल्ट इन दैट मोमेंट ऑफ फियर, उस वक्त सिर्फ उन्हें उस डर के माहौल में उसे सिर्फ उसी चीज की याद आती है। अब चैप्टर में हमें ये नहीं बताया गया आगे कि वापस वो अपने माता पिता से मिल पाता है कि नहीं, ये नहीं हमें मुल्क राज आनंद जी ने लिखी कहानी है, उन्होंने ये नहीं बताया। बस उन्होंने यही बताया है कि कैसे हमारी पसंदीदा चीजें भी हमें बुरी लगने लगती हैं जब हम अपने प्यार करने वालों से दूर हो जाते हैं। हमारी फेवरेट चीज फेवरेट नहीं रहती जब हमारा प्यार करने वाला हमारे साथ नहीं होता है। सो दोस्तों, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, फैमिली, ये आपके लिए ना अनमोल चीजें हैं, इनका कोई दाम नहीं लगाया जा सकता। आप बहुत लकी हो, बहुत खुशकिस्मत हो कि आपके पास परिवार है, पेरेंट्स हैं। उनकी कीमत का अंदाजा आपको अभी नहीं लगेगा, जब वो हमसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं ना, तब हमें उनकी कदर आती है। जो हॉस्टल्स में रहते हैं ना बच्चे, उनसे पूछिए, उन्हें पता है कि पेरेंट्स और फैमिली वो कितना मिस कर रहे होते हैं। आइए दोस्तों अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर तो क्लियर हो गया ना? हाँ क्लियर हो गया। इसमें मोटी मोटी बात क्या रहेगी? इसमें मोटी मोटी तो ये रहेगी कि जो विलेज के लोग थे कहां जा रहे थे? फेयर में जा रहे थे, और बच्चा था, यंग चाइल्ड था, वो फेयर में क्या क्या देख के फैसिनेट हो रहा था? बलून्स देख के फैसिनेट हो रहा था, राउंड अबाउट देख के फैसिनेट हो रहा था, और स्वीट्स देख के फैसिनेट हो रहा था। ये सारी चीजें देख के वो फैसिनेट हो रहा था। और उसने कैसा फील किया जब वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो गया? वो उसने क्या किया? ट्राई टू फाइंड देम, है ना? उसने उनको ढूंढने की कोशिश करी, बट वो उसको नहीं मिले, तो फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया था? ही बिगेन टू क्राई, वो रोने लग गया था। जो स्ट्रेंजर था उसने कैसे चुप कराने की कोशिश करी थी? सवाल आएगा मेरा बच्चा कि हाउ डिड स्ट्रेंजर ट्राई टू काम चाइल्ड डाउन, उसको चाइल्ड को काम डाउन करने के लिए स्ट्रेंजर ने क्या ट्राई किया? तो उसको ऑफर किया। उसने क्या किया? द स्ट्रेंजर ऑफर्ड हिम, और फिर चीजों के नाम लिख देंगे, बलून, स्वीट्स, राइट, बट ही डिड नॉट काम हिम डाउन, वो उसको काम डाउन नहीं कर पाया, वो उसको कंसोल नहीं कर पाया। चाइल्ड क्या चाहता था? चाइल्ड सिर्फ क्या चाहता? ही ओनली वांटेड, वो सिर्फ क्या चाहता था? हिज पेरेंट्स बैक, वो अपने मां बाप को वापस चाहता था। क्या ये लाइंस रटनी पड़ेंगी सर? नहीं, इसमें कुछ रटने का है? आप बताओ ईमानदारी से, क्या रटने का है? नहीं सर, अगर मुझे इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं भी आती है, मेरी इंग्लिश अगर कमजोर भी है, तो भी तो मैं ये छोटे छोटे वर्ड, छोटी छोटी लाइन याद कर सकता हूं ना। बस हो गया काम तुम्हारा, एग्जाम में इतना ही पूछेगा। आओ इसके क्वेश्चन करा। दोस्तों अब इसके क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ना, व्हाट वाज हिज फादर्स रिएक्शन टू हिज डिमांड्स, उसके फादर का क्या रिएक्शन था? तो क्या याद आ रहा है फादर को सोचते ही? वो क्या कर रहे थे? वो स्कोल्ड कर रहे थे उसको, एंग्री हो रहे थे। तो हिज फादर वाज स्कोल्डिंग हिम, ही वाज गेटिंग एंग्री एट हिम, वो उस पर गुस्सा कर रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे, डांट डपट रहे थे। व्हाट काइंड ऑफ अ लेडी वाज हिज मदर, उसकी मदर किस तरह की लेडी थी? शी वाज, क्या बताया था कि उसकी मां क्या थी? एक जेंटल लेडी थी, सॉफ्ट हार्टेड लेडी थी, काइंड लेडी थी, लविंग लेडी थी। ये हम इसमें लिख देंगे। हाँ जी सर, ये तो बहुत आसान था, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वाज सेपरेटेड from his parents, what was his response? उसका रिस्पॉन्स क्या था जब उसको रियलाइज हुआ कि वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गया था? तो वो क्या करने लगा? he tried to find them, वो उनको ढूंढने की कोशिश करता है, वो फियर में हो जाता है, he got panicked। ये लाइन नहीं लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर। he got scared, वो डर जाता है, फियर में हो जाता है, पैनिक हो जाता है, और फिर फाइनली वो क्या करता है? he began to cry, वो रोने लग जाता है। क्या ये लाइन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और क्या क्वेश्चन है? How can you say that the child was an obedient boy? आपको कैसे लगता है कि चाइल्ड ओबीडियंट था, बहुत कहना सुनने वाले था? बिल्कुल, बिकॉज वो क्या कर रहा था? वो फैसिनेट हो रहा था जहां जितनी भी अट्रैक्शन थे, बलून्स के, मिठाइयों के, गुलमोहर की गार्लैंड के, लेकिन वो क्या कर रहा था? वो वहां पे रुक नहीं रहा था। he did not stop there because he knew, वो जानता था कि उसके जो पेरेंट्स है would not approve him, वो इस चीज को अप्रूव नहीं करेंगे, वो इस चीज को मानेंगे नहीं। so that's why we can say that he was an obedient
डिसोबीडियंट चाइल्ड, वो एक ओबीडियंट चाइल्ड है, हम कह सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, उसने ना कंप्लेन करी, ना आर्ग्यूमेंट करी, ना स्टबर्न हुआ वहां पे, बल्कि उसने अपने पेरेंट्स की बात को मानते हुए ही केप्ट वॉकिंग, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। हाँ, अब इसके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये मैं आपको दे देता हूं, ये अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप ट्राई करोगे बहुत अच्छे से, अब इनके आंसर आप लिख सकते हो अपनी तरफ से भी, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपके ना जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है ना, वो तो और भी आसान है, ये तो पीवाईक्यूज मैंने आपको दे दिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, आप आराम से देख लेना। इनमें क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच के ऊपर भी आता है, आपसे पूछ लेगा कि बताओ इस मान लो यंग चाइल्ड का जो कैरेक्टर स्केच है वो बताओ, तो मैंने आपके लिए ना ऑलरेडी कैरेक्टर स्केच लिख के दे रखा है, तो इन सबके कैरेक्टर स्केच आप आराम से याद कर लोगे। मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि मैं पूरा जो लेक्चर है ना वो 3-4 घंटे का ना बना के आपको 1-1.5 घंटे में सम अप कर दूं, ताकि आपका टाइम कम लगे और आप प्रैक्टिस ज्यादा कर पाओ। होता क्या है, जब हम बड़े बड़े लेक्चर्स देख लेते हैं ना, तो हम सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। आपके लिए जरूरी है इंग्लिश के अंदर कि आप खुद लिखकर, याद करके, लिख कर देखो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ज्यादा अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ना, उनके साथ सजेस्टेड आंसर भी दे रहा हूं, तो आप उनको एक बार देख लेना, उनका नजर जरूर मारना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे नजर मारना, और ये इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है सारे, इन्हीं में से आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब ये टोटो कौन है उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों टोटो ना एक बंदर है, बंदर की कहानी है। चैप्टर का नाम क्या है, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, यानी टोटो के रोमांचिक जो हरकतें हैं ना, जो मजेदार हरकतें, वो है इसके अंदर बताई गई हैं। तो टोटो कहां से आता है, उस बंदर को कौन लेके आता है, क्या होता है, आइए जानते हैं। द राइटर्स ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर। जो राइटर के ग्रैंडफादर थे, दादाजी, वो एक एनिमल लवर थे, जानवरों से प्यार करने वाले थे। एंड हैड हिज ओन स्मॉल जू एट होम। उन्होंने अपने घर के अंदर एक छोटा सा ना चिड़ियाघर बना रखा था। जैसे तुम्हारे भी होता है, कुछ लोगों को ना बिल्ली पालने का शौक है, कबूतर पालने का शौक है, कुछ लोगों को डॉग पालने का, कुत्ते पालने का शौक होता है ना, ऐसे ही राइटर्स के ग्रैंडफादर को है, राइट। एक दिन क्या होता है, वन डे ही बॉट अ मिस्चीवियस मंकी नेम टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। एक बार ना वो एक बहुत ही नटखट जो बंदर होता है ना, वो होता ही मिस्चीवियस है, बहुत नटखट होता है, एक नॉटी बंदर को ले आते हैं, कहां से, फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। टोंगा मतलब तांगे चलते थे ना पुराने जमाने में, घोड़ा होता था और सवारी पीछे बिठाते थे, वो एक घोड़ा। तो एक घोड़े वाले से, वो एक टांगे के ड्राइवर से, तांगे वाले से 5 रुपए का उस जमाने में दादाजी क्या लेके आए, एक बंदर लेके आए। टोटो was kept secretly as the grandmother did not like animals। टोटो को ना सीक्रेटली कीप किया गया, सीक्रेटली कैप्ट किया गया। कीप का मतलब रखना, बहुत सीक्रेटली रखा गया, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी उन्हें एनिमल्स घर के अंदर बिल्कुल नहीं पसंद थे, उन्हें जानवरों का शौक नहीं था। लेकिन दादाजी हमारे नॉटी थे। द मंकी हाउएवर वाज वेरी नॉटी। मंकी बहुत शैतान था। व्हेन द राइटर एंड हिज ग्रैंडफादर ट्राइड टू हाइड टोटो इन अ कबर्ड and tied him to a hook, he broke free, causing chaos in the room। जब दादाजी ने क्या करने की कोशिश करी, दादाजी ने ना टोटो को कबर्ड में रख दिया, ऐसे जो अलमारी थी उसमें बांध करके रख दिया। लेकिन टोटो तो टोटो था, वो तो नोटी था। उसने क्या किया, उसने ना उसको अपने आप को खोला और वहां से बाहर आ गया, जिसकी वजह से पूरे रूम में ना ऐसे उबड़ खाबड़ हो गया, पूरा ना वहां पे हलचल मच गई, भगदड़ मच गई। फिर क्या हुआ, केओस हो गया। द next day Toto was moved to the servants quarters with other animals, but his antics kept everyone awake all night। अगले दिन वो जो जहां पे सर्वेंट्स रहते थे उनके क्वार्टर में, उनके कमरे में वहां चला गया जहां बाकी जानवर भी रहते थे, वहां जाके भी उसने पूरी रात सबको परेशान करे रखा, सबको जगाए रखा अपनी शरारतों की वजह से। तो ये कहानी किसकी है, ग्रैंडफादर के। अरे बस क्या बताऊं, बस दादाजी की ना, खामा दादाजी की उल्टी सीधी हरकतों की वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। सबको बताया कि बंदर तो होता ही शैतान है, क्या जरूरत थी घर में लेके आने की, ना वो घर में लाते, ना ये चैप्टर बनता, नाम पढ़ते। अब पढ़ना पड़ रहा है, अब हमें पढ़ना पड़ रहा है कि बंदर की क्या शरारतें। अब भाई हमें पता है भाई बंदर की क्या शरारतें होती हैं, हमें क्यों बता रहे हो तुम, बट क्या करें, मजबूरी है, पढ़ेंगे। आओ भाई आओ, देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। जो चैप्टर वाकई में अच्छा होता है मैं अच्छा कहता हूं। जैसे हैप्पी प्रिंस बहुत अच्छा चैप्टर है, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट लीव मजेदार चैप्टर है, तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देने वाला चैप्टर है। तो ये अच्छे चैप्टर है, जो अच्छे मैं तुम्हें बताता हूं। ये पता नहीं बंदर पढ़ा रहे हैं, इंसान पढ़ा तो बंदर पढ़ा रहे। व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू ट्रेवल टू सहारनपुर फॉर वर्क। जब ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना पड़ा, यूपी में सहारनपुर से कौन कौन है जरा बताना। हाँ, लकड़ी का काम बहुत होता है वहां पे। सहारनपुर जाना पड़ा काम के लिए जब दादाजी को। ही डिसाइडेड टू टेक टोटो विद हिम। उन्होंने फैसला किया मैं अपना बंदर साथ लेके। अरे अजीब आदमी थे चाचा। क्या चाचा कैसे थे तुम, बताओ, तुम बंदर को सहारनपुर लेके जा रहे हो यार, बंदर को, आ जाओ। फिर क्या हो गया,
He packed the monkey into a sturdy canvas bag and zipped it up so Toto could not escape. उन्होंने ना एक बैग में टोटो को रखा ताकि एक जिप बंद कर दी ताकि वो उसमें से बाहर ना निकल सके. However, Toto's attempts to get out caused the bag to jump and roll, catching the attention of the other passengers. यार मतलब चाचा बंदर पाल रहे हो तुम्हें इतना नहीं पता कि एक बंदर बैग में कैसे रह सकता है? वो तो उछलकूद करेगा, बंदर है, कोई मछली थोड़ी है वो. बट ठीक है, कोई बात नहीं. जो ऑर्थर के ग्रैंडफादर थे उनको लगा कि बैग में रख के ले जाऊंगा और बढ़िया से वो उसमें उछलकूद करने लगा, जिसकी वजह से सब क्या हो गया, सारे लोग देखने लगे, पैसेंजर बाकी भी कि भाई क्या हो रहा है. एट द सहारनपुर रेलवे स्टेशन, जब वो रेलवे स्टेशन सहारनपुर के पहुंचे, एज ग्रैंडफादर वाज गेटिंग हिज टिकट चेक्ड, टोटो पीक्ड आउट ऑफ द बैग एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर हु मिस्टूक हिम फॉर अ डॉग. अब जब रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने गए तो टोटो बैग में से निकला, ऐसे करके मुस्कान करने लगा, ई बंदर की तरह. ऐसे बंदर की तरह क्या, बंदर ही था टोटो. स्माइल करने लगा और जिसकी वजह से वो सोच रहा टिकट चेकर कि ये डॉग है. अब उनको ना कुत्ता समझने लगा उसको और उसका भी टिकट लेना पड़ा. ग्रैंडफादर हैड टू बाय अ 3 रुपए टिकट फॉर टोटो मच टू हिज अनॉयंस. अब 3 रुपए का टिकट ग्रैंडफादर को लेना पड़ा. फिर क्या हुआ जी, फिर क्या हुआ इसके बाद? Once Toto was accepted by grandmother, ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. कोई बात नहीं, तुम बंदर पालना चाहते हो ना, पाल लो बंदर, कोई बात नहीं. जहां ये अस्तबल है ना, जहां बाकी जानवर रहते हैं, ये सब डंकी वंकी, वहां पे तुम इसको रख देना, कोई दिक्कत नहीं है. He was placed in the stable with the family donkey नाना, जिसका नाम नाना था. वो डंकी थी फीमेल वाली. बट द टू डिड नॉट गेट अलॉन्ग. लेकिन दोनों में वहां वो भी शैतान, बहुत शैतान था. बंदर से क्या उम्मीद कर रहे हो, ऐसे इंसानों की तरह शराफत से थोड़ी पेश आएगा. वो गेट अलॉन्ग नहीं हो पाए. दे डिड नॉट या दे कुड नॉट गेट अलॉन्ग, यानी उनमें दोस्ती नहीं हो पाई. टोटो ऑल्सो लव टेकिंग बाथ्स इन वार्म वाटर ड्यूरिंग द विंटर. उसको ना गर्म पानी में नहाने का बड़ा शौक था ठंड के टाइम पे. वन डे ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ व्हेन ही जम्प्ड इनटू अ केटल ऑफ हॉट वाटर. एक बार तो उसने लगभग अपने आप को जला लिया था जब उसने गर्म केतली में डुबकी लगा डाली थी, अपने ऊपर पानी उड़ेल लिया था. अनदर टाइम टोटो हेल्प्ड हिमसेल्फ टू अ डिश ऑफ पुलाव एंड थ्रू द एम्प्टी प्लेट फ्रॉम अ ट्री ब्रेकिंग इट इनटू 2 पीसेस. और एक बार क्या किया था, चावल ऐसे डाइनिंग टेबल के ऊपर चावल रखे हुए थे, वो प्लेट ना दादी के ऊपर फेंक के मारी और फिर भाग गया और फिर वहां से प्लेट फेंक रहा है, तोड़ फोड़ मचा रहा है. अरे यार बंदर यार, चाचा तुम वापस देखे आओ यार इस बंदर को. फिर आगे क्या होता है और फिर आगे क्या होता है, ब्रेकिंग इट इनटू पीसेस. टोटोस मिस्चीवियस बिहेवियर एस्केलेटेड एंड ग्रैंडफादर रियलाइज्ड दे कुड नॉट कीप हिम एट होम एनी लॉन्गर. ग्रैंडफादर को बड़ी जल्दी एहसास हुआ कि बंदर को हम घर में नहीं रख सकते, इसको हमें वापस देना होगा. सो क्या करते हैं, इन द एंड ही सोल्ड टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर फॉर 3 रुपीज. 5 रुपए में खरीदा था, नुकसान करवा के पूरा अपना चैन सुकून उड़वा के 3 रुपए में नुकसान में दे आए. वाह 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 ग्रैंडफादर, वाह बहुत अच्छा काम किया अंकल, आपने हमारा दिल खुश कर दिया. लेकिन यही काम कोई बच्चा कर लेता ना, पूरा चैप्टर बन जाता कि एक शरारती बच्चा था, उसे बंदर पालने का शौक था, देखो कैसे उसने अपने माँ बाप को सताया. लेकिन ये काम ग्रैंडफादर नहीं कहता तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहा है. एनीवे, जोक्स अपार्ट, ये सारी ना मजाक की बातें हैं. देखो तुम लोग ना मजाक है, सीरियस मत लेना. ये जो ग्रैंडफादर ने जो काम किए थे ये सारे इसमें बता दिए. अब मोटा मोटा इसमें क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएगा. ये जो टोटो वाला चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो में क्या क्या याद रखना है कि टोटो को कहां रखा था उन्होंने, टोंगा ड्राइवर से खरीदा था. कितने का खरीदा था, 5 रुपए का खरीदा था, है ना. अपने प्राइवेट जू जो कि उनके घर में ही था वहां पे रख लिया था उन्होंने, वहां पे रख लिया था. वो उसको कहां ले गए थे, ही टुक हिम टू सहारनपुर ले गए थे, बैग में ले गए थे. वहां पे उन्होंने उसके लिए फिर 3 रुपए का टिकट भी लिया था. रेलवे स्टेशन पे टिकट भी लिया था. कियोस हो गया था, कियोस मचा दिया था. टोटो क्या था, टोटो बहुत मिस्चीवियस था. ये कीवर्ड है. टोटो क्या था, शरारती था. ही वॉज वेरी मिस्चीवियस. टोटो मिस्चीवियस था. ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया था अपने घर के अंदर, और उसको जो स्टेबल था जहां और भी जानवर रहते थे, नाना जो कि एक डंकी थी वो भी रहती थी, उसके साथ रहने के लिए रख दिया था. बट वो क्या नहीं हो पाए, वो गेट अलॉन्ग नहीं हो पाए, वो दोनों एक साथ घुल मिल नहीं पाए. फाइनली उसने क्या किया था, उसे बॉइलिंग वाटर को, उसे पानी का खेलने का बड़ा शौक था. विंटर के टाइम में हॉट वाटर में वो बात करता था. क्या करता था, बात यानी नहाता था. किसमें, हॉट वाटर में. क्या याद हो पा रहा है मेरे बच्चों को, मेरे छोटे बहन भाइयों को. हाँ, उसको शौक था. और एक बार बॉइल्ड उबलते हुए पानी में केटल में उसने छलांग लगा दी थी और अपने आप को बिल्कुल ऑलमोस्ट जला लिया था. फाइनली ग्रैंडफादर उसको वापस कर देते हैं, रियलाइज कर देते हैं कि ही कैन नॉट कीप हिम एट होम, वो उसको घर पे नहीं रख सकते हैं. एंड वो उसको वापस रीसेल कर देते हैं, सोल्ड कर देते हैं. किसको सोल्ड कर दिया उन्होंने, किसको सोल्ड कर दिया मेरे बच्चे, टोंका ड्राइवर को वापस. कितने रुपए में, 3 रुपए में. क्या चैप्टर समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है ना, क्लियर है ना. बिल्कुल. टोटो एक मंकी है, नॉटी मंकी है, मिस्चीवियस है. ग्रैंडफादर को शौक है जानवर पालने का, एनिमल लवर
हैं, पेट लवर हैं, टोटो को ले आते हैं, वो बहुत मिस्चीवियस रहता है एंड फाइनली उसको वापस ब्रिंग हिम, उसको वापस देके आ जाते हैं। इतना ही चैप्टर था। इसके क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। मोटा मोटा तो हमने समझ लिया, अब थोड़ा छोटा छोटा देख लेते हैं। What did Toto do in the narrator's room? नरेटर के रूम में टोटो ने क्या किया था? तो टोटो को क्या कर दिया था? हुक पे लगा दिया था, लटका दिया था। तो टोटो was kept in a small store which gave him access to the narrator's room. He was tied to a wall hook, एक wall hook था, उसके ऊपर उसको लटका दिया था, रख दिया था, ये हमें पता है। लेकिन वो क्या करता है? After few hours the narrator noticed something unusual. Toto had managed to free himself by pulling out the hook and had caused some trouble in the room. और पूरे रूम में chaos मचा देता है, उसमें से निकल के वापस आ जाता है कबर्ड में से और पूरे रूम में हंगामा कर देता है। क्या ये हमें पता था? हाँ पता था। एक अच्छी सी बात ये और याद रख लेना कि वो रिप्ड कर देता नरेटर की स्कूल जैकेट, उसको फाड़ देता है स्कूल जैकेट को, स्टार्टेड टीयरिंग द वॉलपेपर ऑफ द वॉल्स, और जो वॉल के वॉलपेपर थे उनको भी फाड़ देता है, उनको टीयर कर देता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज टोटो मूव टू आफ्टर द नरेटर्स रूम? डिड ही स्टे काम देयर? कहां जाता है? जो सर्वेंट के क्वार्टर है वहां पर जाता है, और वहां पे भी वो किसी को भी जीने नहीं देता। और वहां पे जो और जानवर होते थे कौन कौन से थे? टॉर्टोइस थे, 2 रैबिट थे, खरगोश थे, एक स्क्वेरल थी, पालतू गिलहरी थी और एक गॉट थी। वहां भी वो किसी को चैन से जीने नहीं देता, पूरी रात उन सबको भी परेशान करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो विद हिम टू सहारनपुर? सहारनपुर कैसे लेके गए थे? एक ब्लैक कैनवस के बैग में लेके गए थे। अब आंसर कैसे लिखोगे? हिंदी में थोड़ी लिखना है आंसर, तो मेरे छोटे बहन भाइयों इंग्लिश में लिखना है। तो क्वेश्चन में से लाइन उठाएंगे हम, कैसे कि ग्रैंडफादर टुक टोटो विद हिम टू सहारनपुर इन ए कैनवस बैग। किसमें लेके गए थे? एक लार्ज ब्लैक कैनवस बैग में लेके गए थे, विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन वहां क्या होता है? टोटो क्या करता है? टोटो stayed quiet but when they reached the station he poked his head out of the bag, और वो स्माइल करता है। किसको देख के? कलेक्टर को देख के स्माइल करता है। हमें पता ही था, जहां इनको टिकट लेना पड़ता है 3 रुपए का। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी पैट्स डिड द ऑथर्स ग्रैंडफादर हैव? कितने पैट्स थे? अब तुमने देख लिया कि 2 रैबिट थे, एक पैट स्क्वेरल थी, और क्या क्या था? एक गॉड थी। ये सारी चीजें तो हमें पता ही थी, बस हमें याद है। टॉर्टोइस था, ये हमने याद रखना है। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट है, हाउ डिड टोटो इंटरैक्ट विद अदर एनिमल्स? अदर एनिमल से कैसे इंटरैक्ट करता है? वो उन सबको परेशान करता है, स्पेशली जो डंकी होती है नाना, उसको बहुत परेशान करता है। टोटो वुड ऑफ्टन लैच ऑन टू नानास लॉन्ग ईयर्स विद हिज टीथ व्हिच मेड हर, उसके जो लंबे लंबे जो उसके कान होते हैं उनमें लटकता है, उसे परेशान करता है। किसी के साथ भी वो गेट अलोंग नहीं हो पाता है। लिख पाओगे? हाँ सर लिख पाएंगे, तो आसान है, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। What did Toto do with the dish of पुलाव? पुलाव की डिश के साथ क्या करता है? वो जो डिश होती है उसको थ्रू करता है। किसके ऊपर? जो ग्रैंड मदर होती है उनके ऊपर, ट्री पे चढ़ जाता है, वहां से फेंक देता है। जो डिश होती है उसको ब्रेक कर देता है। इस तरह से सबको परेशान कर देता है। हाउ डिड टोटो एक्ट व्हेन ही वाज लॉक्ड इन अ क्लोजेट? जब वो उसे क्लोजेट में लॉक कर दे तो वो क्या करता है? वॉलपेपर को टीयर कर देता है, वहीं पर जो ऑथर्स के रूम में करती है हरकत। पुल द वॉलपेपर आउट ऑफ सॉकेट, हैंगिंग ऑन द पैक वाज द नरेटर स्कूल ब्लेजर व्हिच टोटो पीसेस इन एस्केप अटेम्प्ट। वहां पे नरेटर का जो जैकेट होता है उसको स्ट्रिप कर देता है, वॉलपेपर को टीयर कर देता है। ये सारे काम कौन कर रहा था? हमारा टोटो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दोबारा से रिपीट हुआ था। तो मेन मोटे मोटे क्वेश्चन इसके कवर कर दिए हैं हम लोगों ने। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन अब आप आराम से उनका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखने हैं, इनको लिख कर देखना है। इनका आंसर कीवर्ड्स मैंने बता दिए, की लाइंस मैंने बता दी हैं, अब तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी, है कि नहीं? आओ चलो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि कोई ईश्वरन नाम का इंसान है, व्यक्ति है, जो कहानियां सुनाता है, स्टोरी टेलर है। अब इसमें है क्या? अच्छा, तुम्हारे साथ नहीं होता? तुम्हारा कोई दोस्त या तुम्हारी सहेली तुमसे कहती है, कहानियां सुनाती है, मनगढ़ंत कहानियां कहती है, पता है मैंने ना कल वहां कुछ देखा था, सफेद कलर में था। कभी तुमने कुछ देखा ऐसा? मैंने देखा था, कोई था वहां पे, मुझे एहसास हुआ था। पता उसको देखने के बाद 2 दिन तक ना मुझे बुखार आया, फिर मैं ना बुखार में रही। ऐसे नहीं कहती लड़कियां, ऐसे लड़के भी कहते हैं, भाई मैंने वहां कुछ देखा था, वहां सफेद कलर का था, उसकी मोटी मोटी आंखें थी, एकदम लाल लाल आंखें थी। मैं तो देख के ना बस मैं तो भागता चला गया, मैं नहीं रुका, फिर मैं नहीं रुका, मैं तो भागता चला गया। मैं घर आया, घर आते मेरे को बुखार चढ़ गया। 2 दिन तक 3 दिन तक तो मैं उठा ही नहीं था, बुखार ही बुखार रहा। और जब भी मैं सोचता हूं ना मेरे को कुछ होने लगता है। अमावस्या की रात थी, उस दिन सूरज नहीं निकला हुआ था, चांद डूबा हुआ था। ऐसी बातें नहीं बताते। ऐसे तुम्हारे कुछ दोस्त होते हैं जो कहते हैं, भाई पता है कल क्या हुआ? कल वो जो बड़े लड़के नहीं है जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, हाँ बंटी और सोनू जो है वो मिले थे मुझसे कहने लगे, बड़ा चौड़ा होकर चल लिया है? ऐसे बड़ा चौड़ा होकर चल रहा क्या है आजकल? तू इतना क्यों रहा है? मैंने कहा, मैं जानते नहीं हो मुझे, अरे पता है मैं किसका लड़का हूं? भाई इतना सुना और फिर वो भागते हुए चले गए। कह रहे यार भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया? देख रहे हो, ऐसे फालतू की बातें
मनगढ़ंत कहानियां, भूतिया कहानियां, ऐसे ही जिसे कहते हैं ना हवाबाजी वाली कहानियां, ये सब सुनाते हैं ना। इस तरह के लड़के होते हैं ना, इस तरह के लोग हमारे यार दोस्त। ऐसा ही एक इंसान था जिसका नाम था ईश्वरन। अब ये जो मैं जितनी बातें तुम्हें बता रहा हूं ऐसे ही नहीं बता रहा। ईश्वरन ऐसे ही एक भूत की कहानी सुनाता है। ईश्वरन ऐसे ही एक ऐसी कहानी सुनाता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। क्या वो कहानियां हैं? कौन है ईश्वरन? कैसा है हमारा ईश्वरन? आइए जान लेते हैं, वो भी चुटकियों में। आ जाओ बड़े मजेदार तरीके से। तो भाई ये रहे हमारे ईश्वरन साहब। हाँ जी, ईश्वरन जी। द स्टोरी ऑफ ईश्वरन, द स्टोरी टेलर इज टोल्ड बाय महेंद्र। अब ये महेंद्र कौन है? महेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक फॉरमैन होते हैं ना, एक जूनियर इंजीनियर समझ लो। ये उसका काम करता है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं जहां मकान वगैरह बन रहे होते हैं, इमारतें बन रही होती हैं, बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, वहां पे नजर रखता है। एज अ फॉरमैन वर्क कर रहा होता है वहां पे। और इसका असिस्टेंट होता है, इसका असिस्टेंट, हेल्पर कह सकते हो, जो कि होता है ईश्वरन। तो महेंद्र और ईश्वरन, क्लियर हो गया कि महेंद्र का असिस्टेंट कौन है? ईश्वरन है। Who work as a junior supervisor at a construction site। तो जूनियर सुपरवाइजर, प्रिसाइसली अगर मैं कहूं तो जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है महेंद्र। He lives in temporary shelters provided by the company। वो टेम्पररी शेल्टर ऐसे उनके लिए मकान बना दिए नहीं जाते हैं कि भाई यहां तुम रह लेना, अब वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो वहां रह लेना। तो वो ऐसे टेम्पररी शेल्टर में महेंद्र रहता है, अकंपनीड बाय हिज लॉयल असिस्टेंट। उसका वफादार जो उसका हेल्पर था, उसका असिस्टेंट था, वो ईश्वरन था, वो उसके साथ रहता था। अब ईश्वरन क्या क्या करता था? ईश्वर इज नॉट जस्ट अ हेल्पर, वो सिर्फ हेल्पर ही नहीं था, बट अ ग्रेट स्टोरी टेलर, बट ऑल्सो अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वो इस कहानियां भी सुनाता था, प्रोवाइडिंग कंपनी, उसको कंपनी भी देता था, कुकिंग भी करता था, और क्या करता था? एंड डूइंग हाउस होल्ड चोर्स फॉर महेंद्र। और जितने भी हाउस होल्ड चोर्स का मतलब जितने काम होते हैं ना घर के, भाई कपड़े धोना, सफाई करना, ये सारे काम कौन करता था? ईश्वरन करता था। एवरी डे ईश्वरन वुड क्लीन, बैथ एंड रीड हिज फेवरेट तमिल स्टोरी बुक। बस सुबह सुबह वो क्या करता था? सफाई वफाई करता था, खाना वाना पकाता था, और फिर क्या करता था? नहाता था, और शाम में स्टोरी बुक पढ़ता था। तमिल स्टोरी बुक जो होती थी वो पढ़ता था वो। While महेंद्र went to work, और महेंद्र अपना काम पे चला जाता था। In the evenings, ईश्वरन entertained महेंद्र with captivating tales। शाम में जब महेंद्र वापस लौटता था तो ईश्वरन उसको ना बड़ी मनमोहक कहानियां सुनाता था, बहुत ही एक्साइटिंग कहानियां सुनाता था। His स्टोरी टेलिंग स्किल्स वर रिमार्केबल। उसका जो कहानी सुनाने का अंदाज था ना, वो बड़ा जबरदस्त था। एग्जाम का क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि हाउ वाज द स्टाइल ऑफ ईश्वरन स्टोरी टेलिंग, या व्हाई ईश्वरन वाज वेरी एंटरटेनिंग व्हाइल टेलिंग स्टोरीज। जब वो नरेट करता था स्टोरीज तो उसमें वो इतना स्किलफुल कैसे था, क्या स्किल्स थे उसके अंदर, या इतना अच्छा वो कैसे लगता था, कैसे वो फैसिनेट कर देता था महेंद्र को। तो ये लिखना है उसमें आंसर कि ईश्वरन क्या यूज करता था? ही यूज बॉडी लैंग्वेज, पहला बॉडी लैंग्वेज यूज करता था। सेकंड, ही यूज्ड फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव भाव यूज करता था। एंड तीसरा, वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, यानी आवाज से अपनी बातों को और अच्छा बनाता था। जैसे लड़की की आवाज निकालनी होती तो उसने कहा मैं आपसे मिलने नहीं आई हूं, मैं तो जा रही थी यहां से, आप क्या करने आए हैं? ऐसे डाकू ने आवाज निकाली, तुम मेरे घर में क्या करने आए हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वैसे बच्चों की आवाज है तो बच्चों की आवाज निकालना, भूत की आवाज है तो ऐसी आवाजें निकालना, तो वॉइस मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल करता था। और इससे क्या करता था? वो क्या करता था? ही ब्रिंग हिज स्टोरीज टू लाइफ, अपनी स्टोरीज में जान डाल देता था। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लिखेंगे कि वो 3 ऐसी चीजें क्या करता था जिससे उसकी जो स्टोरीज थी वो बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग लगती थी, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगती थी, उनमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। तो 3 चीजें क्या? फेशियल एक्सप्रेशंस बनाता था, दूसरा वॉइस मॉड्यूलेशन करता था, और तीसरा बॉडी लैंग्वेज यूज करता था, हाथ पैर ऐसे चला के बात करना। दो हिज स्टोरीज सीम्ड इम्पॉसिबल, हालांकि उसकी स्टोरीज इम्पॉसिबल लगती थी, लगता था कि अपनी तरफ से मनगढ़ंत बना रहा है। ईश्वरन नरेशन वाज सो कंपेलिंग, ईश्वरन नरेशन क्या था? बहुत कंपेलिंग था, बहुत ही बांध देने वाला था, बहुत ही इंप्रेसिव था। कंपेलिंग नहीं याद रहता तो इंप्रेसिव कर लेना। दैट महेंद्र लिसन ईगरली, लेकिन महेंद्र क्या करता था? उसकी जो भी कहानियां होती थी उनको ईगरली सुनता था। कैसे सुनता था? ईगरली सुनता था, उसे बड़ा मजा आता था, ईगरली सुनता था। इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ईगरली। कौन ईगरली सुनता था? महेंद्र सुनता था। किसकी कहानियों को? ईश्वरन की कहानियों को। क्यों सुनता था? बिकॉज ही यूज्ड, वो क्या यूज करता था? ही यूज्ड, वो 3 चीजें आप यहां पे लिख देना, याद रह जाएगा।
हाँ सर याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ ईश्वरन स्टोरी वाज अबाउट एन एलिफेंट दैट हैड एस्केप्ड द जंगल एंड एंटर्ड द टाउन। एक कहानी उसने सुनाई थी कि एक बार ना एक जंगल से हाथी का बच्चा था, हाथी था, वो ना कहां गया था, हमारे ना स्कूल में आ गया था, और स्कूल में आके उसने तोड़फोड़ मचा दी थी, जो प्लांट्स से उनको अपरूट कर दिया था, फुटबॉल का जो गोल है, जो जो जहां फुटबॉल खेलते हैं उसको भी पूरा उसने पुल कर दिया था, उसे भी फेंक दिया था, उड़ा दिया था, और कियोस हो गया था पूरे जंगल, पूरे स्कूल के अंदर जब वो जंगल से हाथी आ गया था। The elephant reached Ishwaran's school causing chaos. As a young student, Ishwaran bravely faced the elephant and managed to subdue it by striking its toenail. और तब कहता है कि मैं छोटा था, जैसे ही मैंने हाथी को देखा, मैंने भी जापानी मैंने एक कला सीख रखी थी, मैंने उसके टोनेल पे एक लकड़ी ली, ऐसे मारा ठक से उसके टोनेल पे, और वो पैरालाइज ऐसे ऐसे वो छोड़ता था, लंबी लंबी छोड़ता था। वो क्या कहता है, ईश्वरन लेटर एक्सप्लेन दैट ही हैज यूज्ड अ जापानीज मार्शल आर्ट टेक्निक, पॉसिबली कराटे और जूजित्सु। वो कहता है वो जापानीज मार्शल आर्ट है, कराटे या उसे जूजित्सु कहते हैं, वो मैंने इस्तेमाल किया था, और टू पैरालाइज द एलिफेंट को पैरालाइज करने के लिए। However, the story didn't end there, and Mahendra, curious about the rest, had to ask for the conclusion. लेकिन वो पूरी कहानी नहीं सुनाता, वो महेंद्र बड़ा क्यूरियस रहता, कहता फिर आगे क्या हुआ, तो उस पे बताता है, क्या बताता है, वो बताता है कि ईश्वरन then shared how a veterinary doctor, जो कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, वेटरनियन, revived the elephant and it was sent back to the jungle. तो वेटरनरी डॉक्टर को बुलाते जानवर को, वो उसको रिवाइव करता है, उसका जो पैरालाइज हो जाता है उसको वो खत्म करता है और उसे वापस जंगल में छोड़ के आता है। तो अपने आप को हीरो दिखा रहा है। असली कहानी ये शुरू होगी, ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे ईश्वरन वुड नरेट एक्साइटिंग स्टोरीज दैट फिल्ड द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट, एज महेंद्र डिड नॉट हैव अ टीवी। महेंद्र के पास टेलीविजन नहीं था। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाई, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि टेलीविजन को मेकअप करने के लिए, वर्ड क्या यूज होगा, मेकअप। मेकअप का मतलब ही होता है कि उसकी कमी पूरी करने के लिए, उसका जुगाड़ करने के लिए टेलीविजन नहीं है, उसकी कमी को पूरा कौन करता था, ईश्वरन करता था। कैसे, एंटरटेनिंग स्टोरीज सुना के। तो ईश्वरन वुड नरेट एक्साइटिंग स्टोरीज दैट फिल द वॉइड ऑफ एंटरटेनमेंट, वॉइड मतलब कमी, उसकी कमी को दूर करने के लिए। एज महेंद्र डिड नॉट हैव अ टेलीविजन, One day Ishwaran prepared a special meal to honor the deceased ancestors of his family. अब असली कहानी यहां से शुरू होगी, ये इंपॉर्टेंट है आपकी स्टोरी के अंदर। अब एक बार ईश्वरन बताता है, वो ना एक खाना बनाता है जो उसके पूर्वजों के लिए, खाना नहीं बना के बांटते खिलाते, वो जो होते हैं, जो हमारे पूर्वज मर गए होते हैं, उनके लिए जो बनाया जाता है। तो ये इस तरह से खाना बना रहा था। जैसे ही मरो की बात है तो उसके दिमाग में घंटी बजी, भूत। अब उन्होंने सोचा भूतों के ऊपर कुछ बताता हूं। सो ही स्टार्टेड टेलिंग अ स्टोरी अबाउट गोस्ट, क्लेमिंग दैट द एरिया दे लिव्ड इन वाज वंस अ ब्यूरियल ग्राउंड। कहता है कि जहां हम रहते हैं ना, पता है ये ना पहले ना यहाँ ये कब्रिस्तान था, यहाँ लोगों को ना दफना देते थे, ऐसे कहता है उनको। ईश्वरन डिस्क्राइब्ड अ घोस्टली वुमन विद अ श्रंकन फेस होल्डिंग एन अनबॉर्न चाइल्ड। और कहता है मैंने ना वहां पे एक लेडी को भी देखा था मैंने एक बार, हाँ एक औरत थी, भूत थी वो, और उसके हाथ में ना एक अनपैदा हुआ बच्चा था, पूरा पैदा भी नहीं हुआ था, वो हाथ में ली हुई थी, मैंने देखा था, ऐसे कहके बताता है। महेंद्र वॉज स्केप्टिकल एंड मॉक्ड ईश्वरन, डिसमिसिंग द आइडिया ऑफ गोस्ट। जब महेंद्र ये सुनता है ना, उसको गुस्सा चढ़ जाता है, वो उसे झटक देता है, डांट देता है। ईश्वर क्या बकवास कर रहे हो यार तुम, ईश्वरन यार अब ज्यादा हो रहा है यार, बकवास कर रहे हो तुम यार, ऐसा ये सब मत कहा करो, तुम्हारा ना जरा अपना हाजमा ठीक कराओ, तुम्हारा पेट खराब है, ये सब जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहता है, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। और ये कहकर चला जाता है, उसकी कहानी नहीं सुनता उस रात को, और उसको झटक देता है, ऐसे झटक देता है। लेकिन अगले दिन ना वो सोचता है कि महेंद्र सोचता है कि यार ईश्वरन को मैंने डांटा है तो ये मेरे से एंग्री होगा, एनॉयड होगा, बट वो फिर हेलो सर जी, महेंद्र बाबू जी कैसे हो आप, वो बड़े अच्छे से पेश आता है। वो हैरान भी होता है कि यार इसको बुरा ही नहीं लगा। However, that night Mahendra heard eerie cries and upon looking out of the window saw the ghostly figure that Ishwaran had described. लेकिन क्या होता है फिर रात में क्या होता है, जो महेंद्र होता है ना, उसको खिड़की के बाहर ना एक औरत दिखाई देती है, और उसको आवाजें सुनाई देती हैं, वो जैसे सुबकियां ले रही हो, जो चीखे मारे हो, ऐसी आवाजें सुनाई देती है। महेंद्र डरता है, महेंद्र की हिम्मत नहीं हो पाती कि वो उस औरत को जाके देखे कि वो क्या है वहां पे, वो भूत कौन है, क्या है, उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती। महेंद्र heard eerie cries and upon looking out of the window saw the ghostly figure that ईश्वरन had described. जो ईश्वरन ने बताया था वो वही औरत थी, सफेद कपड़ों में। तुम्हारा ईश्वरन मैं हूं तुम्हारा ईश्वरन, देखो फील करो। डर गए ना, सच में डर गए थे ना, सच बताना, डर गए थे ना। हाँ जी, आ जाओ।
Initially, Mahendra tried to dismiss it as a trick of his mind, but the experience left him shaken. शुरू में उसको लगता है कि that is trick of my mind, ये मेरे subconscious mind में था, that was in my subconscious mind, and that's why I felt that. मुझे ऐसा महसूस हुआ और ऐसा कुछ नहीं, ghost वोस्ट नहीं होते. उसने ईश्वरन को भी बोला था क्या यार ghost वोस्ट भूत वूत नहीं होते, सब दिमाग का वहम होता है. लेकिन अगली मॉर्निंग क्या होता है? The next morning ईश्वरन confirmed that Mahendra had indeed seen the ghost. कहता है सर आ गई थी ना वो रात को, मैं जो कह रहा था वो भूत देखा था ना, आपके कमरे से आवाज आ रही थी, मुझे सब पता है मुझे, ऐसे कह के वो उसको कंफर्म करा देता है कि हाँ भूत था. जैसे ही महेंद्र को पता चलता है कि उसका दिमाग का वहम नहीं था, ये तो ईश्वरन भी कह रहा है भूत है, वो क्या करता है? महेंद्र क्राइज द प्रीवियस नाइट, टेरिफाइड महेंद्र कुडंट शेक द फियर एंड डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, अनएबल टू स्टे इन अ हॉन्टेड प्लेस एनी लॉन्गर. वो भागा हुआ जाता है, अपना रेजिग्नेशन लेटर इस्तीफा दे देता है कंपनी में और वहां से भाग जाता है, कहता है मैं नहीं रहूंगा यहां पे. अब पॉसिबली हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा? जब उसने उसको झटक दिया था, उसकी बात के उसको क्लेम को रिफ्यूज कर दिया था कि वहां कोई भूत वूत की कहानियां मत सुना, यहां कोई भूत वूत नहीं था, इस बात से जो हमारा ईश्वरन था उसका ईगो हर्ट हो गया होगा और उसने क्या किया होगा, वो जो भूत वो जो लेडी वो दिखी थी वो खुद होगा और वो डराना चाहता था किसको? महेंद्र को, ताकि वो उस पर बिलीव कर ले कि वाकई में वहां भूत था. और महेंद्र समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ था. हाँ, महेंद्र क्या कर सकता था? महेंद्र कुड हैव शोन सम करेज, वो करेज दिखा सकता था. कहने की बात है, वैसे तो रात में कौन करेज दिखाएगा. और वो जाके उस लेडी से मिल सकता था, पूछ सकता था अरे अरे कहां जा रही हो, सुन तो लो, रो क्यों रही हो आप, ऐसे कर सकता था. बट उसने ऐसा नहीं किया ताकि उसे सच्चाई पता चल जाती. सो ये पूरी कहानी थी. बताओ कैसा लगा तुम्हें तुम्हारा ईश्वरन? मैं नहीं, ये वाला ईश्वरन कैसा लगा, सच बताओ. है ना मजेदार कैरेक्टर? आओ चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. अब ना इसके क्वेश्चन में तुम जरा भी नहीं फंसोगे, बहुत आसान क्वेश्चन लगेंगे अब तुम्हें, बहुत आसान लगेंगे. मोटा मोटा हमने देख लिया, छोटा छोटा देख लेते हैं. व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ईश्वरन? ईश्वरन का रूटीन क्या था कि वो सुबह उठता था, महेंद्र के लिए काम करता था, कुकिंग करता था, उसके बाद वो जो डोमेस्टिक चोर्स होते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, ये सब करता था, और काम खत्म करने के बाद नहाता था, अपनी फेवरेट जो थ्रिलर जो नोटबुक्स होते हैं, तमिल स्टोरी टेलिंग बुक्स होते हैं, स्टोरी बुक्स होते हैं, वो पढ़ता था, और बस रात में फिर कहानियां सुनाता था, नरेट करता था. किसको? महेंद्र को. व्हाट हैपेंड व्हेन द वाइल्ड एलिफेंट एंटर्ड द स्कूल प्लेग्राउंड? जब वाइल्ड एलिफेंट स्कूल प्लेग्राउंड में आया तो फिर उसने क्या क्या किया? उसने केओस कर दिया था, ये तो हमें पता ही है, केओस हो गया था. उसने प्लांट को अपरूट कर दिया था, फुटबॉल गोल पोस्ट को उसने पुल आउट कर दिया था, यानी उखाड़ के फेंक दिया था. हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द वाइल्ड एलिफेंट? उसने जापानीज टेक्निक यूज करी, कराटे किया, जुजित्सु जिसको उसने कहा था, उसने उसका इस्तेमाल करते हुए उसके टो नेल को बहुत जोर के एक स्ट्रक कर दिया था एक स्टिक से, ऐसे करके उसने उसको पैरालाइज कर दिया था. हाँ जी. हाउ डिड महेंद्र सी द फीमेल गोस्ट? महेंद्र ने फीमेल गोस्ट को कैसे देखा था? उसने अपने विंडो से देखा था. महेंद्र हर्ड सोबिंग एंड मॉर्निंग साउंड्स एंड हुक्ड आउटसाइड द विंडो. उसने सोबिंग साउंड्स, ऐसी ऐसी आवाज, तो देखो ऐसे वॉइस मॉड्यूलेशन तो उसको आती थी, किसको? ईश्वरन को. ऐसे उसने आवाजें निकाली और फिर उसने अपने विंडो से देखा. एंड लुक्ड आउटसाइड द विंडो, ही सॉ अ शैडोई फिगर होल्डिंग अ बंडल इन इट्स आर्म्स. ही थॉट इट वाज अ फीमेल गोस्ट एंड अपॉन सीइंग इट ही बिगन स्वेटिंग, फीलिंग टेरिफाइड एंड sank back onto his bed in fear. और डर गया था, उसके पसीने छूट गए थे. ये तो भूत ही है. नेक्स्ट है. हाँ जी. और इस तरह के अब सारे क्वेश्चन तुम आसानी से कर सकते हो. हाउ डिड ईश्वरन एंटरटेन महेंद्र? महेंद्र को एंटरटेन कैसे करता था? वो उसको स्टोरी टेलिंग करता था, उसको स्टोरी सुनाता था. एंड ही यूज्ड क्या क्या? बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड वॉइस मॉड्यूलेशन टू ब्रिंग लाइफ टू हिज स्टोरीज. क्या ये लाइन याद रहेगी? याद रहेगी ना मेरे छोटे बहन भाइयों को? हाँ जी याद रहेगी. सर इसमें कुछ रटना थोड़ी है, लाइन सो में याद है. Why did महेंद्र एक्सपेक्ट ईश्वरन टू बी एंग्री? महेंद्र को ऐसा क्यों लगता था, वो एक्सपेक्ट क्यों करता था कि ईश्वरन ही एंग्री हो जाएगा? क्योंकि उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था, नॉनसेंस कह दिया था कि व्हाटएवर ही इज टॉकिंग अबाउट गोस्ट इट वाज नॉनसेंस, और उसको रिजेक्ट कर दिया था सुनने से. दैट्स व्हाई ही थॉट ही मस्ट बी एंग्री विद हिम. वो उससे क्या होगा? अनॉयड विद हिम उससे होगा. ठीक है, उसको स्कोल्ड कर दिया था. कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो. स्कोल्ड कर दिया था, अनॉय हो गया था. ठीक है. हाँ, ईश्वरन यूज्ड टू रीड तमिल थ्रिलर्स. ईश्वरन तमिल कहानियां पढ़ता था, थ्रिलर्स पढ़ता था. आपको लगता है क्या उसका असर था? हाँ ऑफ कोर्स, जो भी उसने कहानी बनाई थी गोस्ट वाली, वो उसी से हमें एक्सपेक्टेड लगती थी, क्योंकि वो एग्जिजरेट करता था, एग्जिजरेशन मैग्नीफाई करता था चीजों को और कहानियां बनाता था. हाँ जी.
डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ अ वाइल्ड एलिफेंट इन द स्कूल वॉज ऑल्सो अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ ईश्वरन? वो भी उसकी इमेजिनेशन है, वो उसके मन की कहानी है। बिल्कुल, ऐसे थोड़ी एलिफेंट आ गया उसने छोटे से, उसने ईश्वरन ने ऐसे मार के उसको पैरालाइज कर दिया। ये सब बेकार की बातें थी, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। वन डे महेंद्र वेंट टू हिज बेड विद अ सर्टेन अनईज। डू यू थिंक इट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ ईश्वरन कांस्टेंट मेंशन ऑफ घोस्ट? यस, वो जो जब अपने बिस्तर पे गया था तो वो डरता हुआ गया था, क्योंकि उसने कहा था कि यहाँ पे तो ब्यूरियल ग्राउंड था पहले, यहाँ पे ना दफनाते थे लोगों को, तो उसके मन में एक डर तो बैठ ही गया था। तो इसका आंसर भी सबसे पहले यस लिखेंगे और फिर बता देंगे कि बिकॉज ईश्वरन सेड दैट, ईश्वरन ने उसको क्या कहा था कि भाई ये क्या था। यहाँ पे अगर लाइन होगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल सा है। ही सॉ गोस्ट आउटसाइड द विंडो, कि उसने गोस्ट देखा था, ये ब्यूरियल ग्राउंड था। ठीक है, तो दोस्तों अब कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता ये तुम इससे नहीं कर सकते हो। मैं बहुत सारे क्वेश्चन की पूरी फाइल तुम्हें दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ड्राइव पे मिल जाएगी, तुम इसके और भी क्वेश्चन अच्छे से देखना, एनसीईआरटी उठा लेना, आराम से बन जाएंगे। अब बस लिख के जरूर देखना है, बार बार कह रहा हूं, लिख के देखना, कीवर्ड्स याद हो गए, पूरा चैप्टर अब माइंड में आ गया है ना। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा हम चीजें कवर कर रहे हैं ना, इजीली, वो भी। बस यही तुम्हें करना भी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मैं जो तुम्हें ये रिवीजन करवा रहा हूं, ये जो लेक्चर्स है, ये मैं बहुत बड़े बड़े नहीं बना रहा, बल्कि मैं इनका साइज थोड़ा शॉर्ट रख रहा हूं। टारगेट क्या है, कोशिश क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय बचा है तुम्हारे, तो इतने कम समय में सबसे पहला टारगेट मेरा यह है कि तुम सबको, अपने छोटे बहन भाइयों को, पहले पूरा सिलेबस, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके स्टोरीज हैं वो कवर करा दूं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें तो चैप्टर्स ही नहीं पता, उनकी स्टोरीज ही नहीं पता, उनके नाम ही नहीं पता। तो पहला टारगेट मेरा यह है कि चैप्टर्स कराओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर कराओ, और बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि वो आंसर लिख पाए, कम से कम 70 to 80% क्वेश्चन वो सारे बना ले। उसके अलावा मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी किया हुआ है, वो तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, सुनो ध्यान से। मैंने क्या किया है, हर चैप्टर की, चाहे बीहाइव की बुक हो या मोमेंट्स की हो, इन चैप्टर की फुल फ्लेज समरी, कैरेक्टर स्केच, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, उनके सजेस्टेड आंसर्स, उन सब का मटेरियल पूरी पीडीएफ तुम लोगों के लिए बनवाई है मेरे बच्चों। वो तुम्हें कहां मिलेगी, वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप पे और यहां पे ड्राइव के लिंक है उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना। करना क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है हमारी, मैं जो तुम्हें सारे चैप्टर कवर करा रहा हूं, उनके मोटे मोटे क्वेश्चन, मोटे मोटे पॉइंट, मोटे मोटे कीवर्ड सब याद करवा रहा हूं, वो सब कर लिया। उसके बाद जब सेल्फ रिवीजन करने बैठो तो 2-3 घंटे अब तुम्हें किसमें लगाने, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उन्हें बना के देखो, वो जो कैरेक्टर स्केच है ना उसको लर्न करना है, वो जो फुल समरी एक बार उस पर नजर मार लेनी। इससे फायदा क्या होगा कि कम समय में हम ज्यादा कंपाइल कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना। 10th क्लास और 12th क्लास में मैं 3-4 बार रिवीजन करा चुका होता हूं, तो मुझे पता होता है कि उन्हें सब आता है, तो मैं उनके लिए बड़े बड़े लेक्चर कर देता हूं कि पहले भी करवा रखा था उनको, तो उनके 2-3 रिवीजन कम से कम हो ही जाती हैं। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तो मैंने बड़े दिमाग से सोचते हुए तुम्हारे लिए प्लान बनाया है। समझ गए, टेंशन तो नहीं हो रही। आ जाओ अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, इन्हें डाउनलोड कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा किंगडम ऑफ फूल्स। किंगडम ऑफ फूल्स का मतलब, किंगडम बोलते किसी के राज्य को, साम्राज्य को। फूल मतलब बेवकूफ, बेवकूफों का साम्राज्य, जहां का राजा बेवकूफ था। अब इसमें क्या होता है, सिंपल सा याद रख लो, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, कल तेरी शादी तेरा बज गया बाजा। ठीक है, ये गाना तुमने सुना था, हाँ, ये उसी की कहानी है। ऐसी कोई कहानी है जहां पे सब कुछ बेवकूफों वाली चीजें होती थी। क्या होता था, इन द किंगडम ऑफ फूल्स इज एन एंगेजिंग स्टोरी सेट इन अ किंगडम रूल्ड बाय अ फूलिश किंग। जहां की एक ऐसी स्टोरी है जहां का राजा फूलिश था। वन डे अ सेंट कौन होता है, एक साधु जी होते हैं, साधु थे, एंड इज डिसाइपल, और उनका शिष्य था, अराइव इन दिस स्ट्रेंज लैंड। वो इस शहर में, इस राज्य में पहुंच जाते हैं। द सेंट इज सरप्राइज्ड टू सी दैट द पीपल ऑफ द किंगडम स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड वर्क एट नाइट। वो बड़े हैरान होते हैं कि वहां रात में लोग काम करते हैं, दिन में सोते हैं, जैसा हम लोग करते हैं। हम भी किंगडम ऑफ फूल्स में ही है शायद। He is also distributed by the fact, he is also disturbed by the fact, वो और डिस्टर्ब हो जाते हैं, that all the food items in the kingdom cost the same, just one डुडू। वो हैरान रह जाते हैं कि हर चीज का जो प्राइस होता है वो एक ही होता है, सेम होता है, एक डुडू। अब कुछ लोग इसको डड्डू बोलते हैं, कुछ डुडू बोलते हैं, जो तुम्हें याद रह जाए वो याद रखना। अब क्या होता है, आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन द सेंट रियलाइजेस दैट दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स एंड एडवाइजेस हिज डिसाइपल टू लीव। वो कहते हैं कि जो गुरुजी होते हैं वो कहते हैं, भाई यहां से ना शिष्य, यहां से निकल जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, बेवकूफों की नगरी है। लेकिन डिसाइपल क्या कहता है, वो मना कर देता है। वो कहता है नहीं, हाउएवर द डिसाइपल इज टेम्प्टेड, उसे लालच आता है, बाय द अबंडेंस ऑफ चीप फूड एंड डिसाइडेड टू स्टे। वो कहता है कि यहाँ पे सस्ता खाना है और बढ़िया है, सब कुछ सस्ता है, रहने की जगह सस्ती है, तो मैं तो यहीं पे रुकूंगा। यहाँ पे सस्ता खाना पीना मिल रहा है, यहाँ पे अच्छे से रहा जा सकता है सस्ते में, तो उसे लालच आ जाता है। लेकिन अब होता क्या है, सून अ मैन कम्स टू द किंग सीकिंग जस्टिस।
जो राजा का दरबार होता है, बेवकूफ राजा, उसके दरबार में एक आदमी आता है। वो क्या कहता है? He claims that his brother, who was a thief, died when the wall of a rich merchant's house collapsed on him. वो कहता है मेरा भाई ना, जो कि चोर है, वो चोरी करने गया था एक जो अमीर व्यापारी है उसके घर पे, वहां ऐसे खोद रहा था, गड्ढा खोद रहा था ताकि चोरी कर ले। जो उसका काम है भाई चोरी करना, कोई गलत थोड़ी कर रहा था, वो कर रहा था, वो पूरी दीवार उसके ऊपर गिर गया, वो मर गया, मुझे इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अब पहली बात तो ये, कोई भी समझदार होता वो कहता कि योर ब्रदर वॉज अ थीफ, है ना, वो थीफ था, एंड ही डाइड, और वो मरा भी क्यों था? वाइल स्टीलिंग या वाइल रॉबिंग किसका हाउस था? वो किसका रॉब कर रहा था? वाइल लूटिंग रिच मर्चेंट हाउस को वो रॉब कर रहा था। तो तरीके से तो तुम्हें इंसाफ बनता ही नहीं। योर ब्रदर वाज अ थीफ हिमसेल्फ, वो थीफ था। लेकिन राजा क्या करता है? द मैन डिमांड्स कॉम्पनसेशन, वो आदमी कहता है कि मुझे कॉम्पनसेशन दो। द फूलिश किंग डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट अ डेड पर्सन वाज अ क्रिमिनल। वो ये नहीं देखता फूलिश किंग कि उसका जो आदमी मर गया वो खुद ही एक क्रिमिनल था, एंड इंस्टेड उसके बजाय क्या करता है? चार्जेस सेवरल इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसिडेंट। उन लोगों को बुलवाता है, भाई बताओ कौन कौन जिम्मेदार था, आ जाओ। He blames the merchant, the builder of the wall, the dancer whose actions led to the builder constructing a weak wall, and even the goldsmith whose work caused the dancer to be on the street that day. अब वो क्या करता है? वो इन सब लोगों को जिम्मेदार ठहराता है। किसको? एक तो ब्रिकलेयर जो उसने घर बनाने, सबसे पहले तो वो उसी को बुलाता है, मर्चेंट को, जो अमीर मर्चेंट जिसकी दीवार गिरी। वो कहता है मेरा कसूर थोड़ी था, जिसने दीवार बनाई थी उसका कसूर था। ब्रिकलेयर को बुलाता है। ब्रिकलेयर कहता है मैं तो सही बना रहा था, एक औरत थी ना वो जो डांस कर रही थी, वो पैरों में घुंघरू पहन के, मैं उसकी वजह से मेरा दिमाग भटकता चला गया और मैं डिस्टर्ब होता गया, मैंने वीक दीवार बना दी। अब वो डांसर के पास जाता है, डांसिंग गर्ल कहती है मेरी गलती नहीं थी, मैंने ना जो होता ना, जो गोल्ड स्मिथ है, जूलर जो है, जो सुनार है, मैंने इसको ना सामान बनाने के लिए दिया था, ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, इसने मुझे वक्त पे नहीं दिया, टाइम पे नहीं दिया, बार बार मैं चक्कर काटती रही, इस वजह से मुझे टाइम लग गया। अब गोल्ड स्मिथ के को बुलाया जाता है, गोल्ड स्मिथ आता है, सुनार आता है, वो पता है क्या एक्सक्यूज देता है? वो पता है क्या एक्सक्यूज है? कहता है सर आप अमीर लोगों को तो जानते हो, इनको अपना काम पहले कराना होता है, तो ये जो मर्चेंट था ना, ये जो पहला जिसका घर की दीवार खराब हुई थी, टूटी थी, उसने मेरे को नाक में दम दे रखा था, उसका काम कर रहा था मैं। अब दोबारा से जब रिच मर्चेंट आता है, वो पता है क्या कहता है? रिच मर्चेंट कहता है सर मेरी गलती थोड़ी थी, वो सारा जो ऑर्डर दिया था वो तो मेरे पिता ने दिया था, और उसका पिता पहले से ही मर चुका होता है। उसका पिता पहले से मर चुका होता है। अब क्या होती है कहानी, वो देखो अब क्या होती है कहानी। ये मैंने तुम्हें सीक्वेंस बता दिया कि किस किस पे इल्जाम आता है, ठीक है, ये तो सब हो गया। The foolish king does not recognize that the dead person was a criminal and instead charges several individuals responsible for the incident. He blames the merchant, the builder of the wall, the dancer whose actions led to the builder construction a weak wall, and even the goldsmith whose work caused the dancer to be on the street that day. Ultimately, the king decides. King क्या decide करता है? To punish the merchant's deceased father, whose property was inherited by the merchant. अब वो कहता है कि भाई गलती तो असली तुम्हारे पिता की थी, अब वो मर गए तो सब कुछ तुम्हें ही मिला है, तो उनके बदले की मौत भी तुम्हें ही मिलेगी, सजा भी तुम्हें मिलेगी। Since the father is dead, the king plans to punish the merchant instead. वो कहता है भाई व्यापारी को तुम्हें ही हम फांसी पे चढ़ाएंगे। When the minister feels that the merchant is too thin to be executed by the stake, the king orders his man to find a fatter person to take the merchant's place. अब उसके लिए फंदा तैयार किया जाता है, लेकिन देखा जाता है कि वो जो व्यापारी था उसको, वो तो पतला दुबला था, उसके वो गले में आएगा ही नहीं, वो जो बनाया गया था वो पतला था उस हिसाब से। तो राजा ऑर्डर देता है कि किसी मोटे आदमी को ढूंढा जाए, और मोटा आदमी आए जिसके गले में अच्छे से वो फंदा बन जाए। द मैन फाइंड द डिसाइपल हु हैज बिकम क्वाइट फैट। अब वो जो शिष्य था ना, वो वहां खा खा के तगड़ा हो गया था। अब वो जो राजा की जो जितने भी सैनिक वैनिक थे वो ढूंढ रहे थे ऐसा आदमी, उन्हें दिखता है ये मोटा तगड़ा हो रहा है, वो उसको उठा के फांसी पे चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। द डिसाइपल प्रेज फॉर हेल्प फ्रॉम हिज गुरु हु रियलाइजेस दैट हिज डिसाइपल इज इन डेंजर एंड रशेस टू सेव हिम। अब डिसाइपल पछता रहा होता है कि काश वो अपने गुरु की बात मान लेता, वो रिग्रेट कर रहा होता है, ही वाज रिग्रेटिंग फॉर दैट। लेकिन उसके गुरु को एकदम से ऐसा लगता है कि मेरा जो शिष्य है वो किसी मुसीबत में है, और वो उसको भागे भागे क्या आ जाते हैं, वो भागे भागे उसको बचाने आ जाते हैं। यूजिंग हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस द गुरु क्लेवरली आउटविट्स द फूलिश किंग। अब क्या होता है, मैं अंदर की बात बताता हूं तुम्हें, अंदर की बात बताता हूं, बड़ी मजेदार कहानी है ये। अब क्या होता है, गुरु सबसे पहले आके तो स्कोल्ड करते हैं। किसको स्कोल्ड करते हैं? अपने डिसाइपल को स्कोल्ड करते हैं कि भाई मैंने तुम्हें समझाया था कि यहाँ पे मत रुको, डोंट स्टे देयर, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आके उसके कान में कुछ बुदबुदाते हैं, एक ना पूरी तकनीक सुझाते हैं। वो ना किंग से कहते हैं और उसके मिनिस्टर से कि ना हमें फांसी चढ़ा दो।
वो कहता है कि आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? कह रहे नहीं नहीं पहले मुझे फांसी चढ़ा दो। कहते नहीं पहले मुझे फांसी चढ़ा दो। कहते हैं ऐसा क्यों, आप क्यों फांसी चढ़ना चाहते हो? कहते नहीं नहीं आप मुझसे वादा करो कि आप मुझे पहले डेथ दोगे, मुझे मौत दोगे, तब मैं आपको बताऊंगा। और वो उसे अकेले में ले जाते हैं राजा को, और वहां उससे कहते हैं कि पता है इस वक्त जो मरेगा ना, उसका जब पुनर्जन्म होगा तो वो ना राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। वो मिनिस्टर बनेगा। क्या बनेगा? हु विल डाई राइट नाउ, वो क्या बन जाएगा? हु विल बी द किंग, वो क्या बनेगा? किंग होगा। और जो दूसरा नंबर पे बनेगा, जो सेकंड होगा, वो क्या बनेगा? मिनिस्टर बनेगा। तो ये वाली पट्टी पढ़ाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद राजा को लालच आ जाता है। राजा सोचता है कि अगले जन्म में भी मैं अपनी जो सत्ता है वो किसी और को क्यों दूं, मैं खुद राजा बन के पैदा होऊंगा दोबारा से। और वो फैसला करता है कि कोई और नहीं मरेगा, छुपते छुपाते वो उनको तो प्रिजन से आजाद करा देता है। किसको? वो जो गुरु होते हैं और शिष्य होते हैं उनको तो वो आजाद करा देता है, और खुद और उसका जो मिनिस्टर होता है वो फांसी चढ़ जाते हैं। जब चील कौओं को उनकी डेड बॉडी दे दी जाती है खाने के लिए, नोचने के लिए, तब वहां देखते हैं लोग कि वो कौन मरा हुआ था। वहां तो राजा और उसका वजीर मरा हुआ था, मिनिस्टर मरा हुआ था। ये पूरा खेल हुआ था, ये पूरा खेल हुआ था। समझ आए? हाँ जी। और उसके बाद क्या होता है? द पीपल ऑफ द किंगडम, हाँ, यूजिंग हिज विजडम एंड इंटेलिजेंस द गुरु क्लेवरली आउटविट के मतलब अपनी जुबान से, अपनी बातों से उन्होंने हरा दिया था। किसको? किंग को। इन द एंड द किंग एंड हिज मिनिस्टर आर एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेक इंस्टेड ऑफ द गुरु एंड हिज डिसाइपल। तो जो ये तो हमने देख ही लिया, पढ़ ही लिया कि जो राजा था और उसका वजीर था, उसको, मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। द पीपल ऑफ द किंगडम ग्रेटफुल टू द गुरु बैग हिम टू बिकम द न्यू किंग। अब वहां के लोग उनसे कहते हैं कि सर आप हमारे राजा बन जाएं, जो गुरुजी थे उनसे। वाइल दे आल्सो रिक्वेस्ट द डिसाइपल टू बी देयर न्यू मिनिस्टर, और डिसाइपल को कहते हैं तुम हमारे नए मिनिस्टर बन जाओ। द गुरु एग्रीज टू टेक ऑन द रोल बट only under the condition that the kingdom will run in a sensible and organized way just like other kingdom। गुरुजी कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है जो किंगडम होगी वो नॉर्मल वे में होगी जैसे बाकी किंगडम्स होती हैं, तो मैं राजी हो रहा हूं। अदरवाइज क्या कहते हैं, फिर मैं राजी हो रहा हूं। बाकी जो कंडीशन है वो यही रहेगी कि एक ऑर्गेनाइज वे हो, एक सेंसिबल वे हो, जिसमें हमारी पूरी सत्ता चलेगी, पूरा साम्राज्य चलेगा। और इस शर्त पे वो राजी हो जाते हैं। ये थी पूरी कहानी। इस कहानी में जो सबसे बड़ा जो रोल किसी ने प्ले किया, वो किसने किया था? वो जो सेंट थे, जो गुरु थे, उन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। इनसे बड़ा रोल किसी का नहीं था। अगर ये ना होते, अगर गुरु ना होते, तो फिर उसकी जो डिसाइपल थी उसकी भी जान ना बचती। सो दोस्तों, गुरुजी ने सबसे बड़ी लाइन जो आपको लर्न करनी है, याद रखनी है, वो क्या कही थी कि हु एवर, जो भी वेंट टू द स्टेक फर्स्ट, जो पहले फांसी चढ़ेगा, जो वहां पे तख्ते पे लटकेगा, वुड बी बॉर्न एज अ किंग। वो कैसे रीबॉर्न करेगा? एज अ किंग। और जो सेकंड करेगा वो क्या बनेगा? वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मिनिस्टर। ये वाली लाइन थी, ये वाली उनकी स्ट्रैटेजी थी जो उन्होंने उसके कान में बुदबुदाया था, और ये स्ट्रैटेजी बनाई थी अपने डिसाइपल के साथ मिलके। सो ये इसका क्रक्स है। ये क्या है इसका? ये इसका क्रक्स है पूरी कहानी का, इस पूरे चैप्टर का। ये आपको याद रखना है कि उन्होंने ये चालाकी करी थी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखें क्या। अब इसके क्वेश्चन हम बना सकते हैं। अच्छी स्टोरी है, मजेदार स्टोरी है। जैसे इसके की पॉइंट्स हैं, ये मैं तुम्हें नहीं करवा रहा ना, ताकि ये वही चीज रिपीट हो रही है, बट ये तुम आराम से बैठ के सेल्फ स्टडी के टाइम पे देख सकते हो, क्विक रिवीजन के लिए। Why were the people of the kingdom confused when they saw the dead bodies of the king and his minister? वो क्यों कंफ्यूज हो गए जब उन्होंने डेड बॉडीज देखी? बिकॉज वो उन्होंने किसको देखा? They were the king and the minister. The dead bodies were of the king and the minister. उनकी थी, जबकि गुरु एंड डिसाइपल की नहीं थी। ठीक है। When does the disciple remember the words of his guru? उसके गुरु के वर्ड्स कब याद आए थे? When he was caught for stake या for execution, जब उसको execution के लिए ले जाया जा रहा था, he remembered the words of his guru. उसके गुरु के वर्ड्स याद आ गए थे, याद है ना? जब उन्होंने बोला, जब उसको मोटा ताजा पकड़ के ले गए थे, उसको याद है गुरु ने कहा था डोंट स्टे देयर, यहां पे स्टे मत करना। ओके। हाउ वॉज द किंगडम ऑफ फूल डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस? एनी अदर प्लेस से डिफरेंट क्यों थी? क्योंकि वहां पे क्या था? सेम अमाउंट था, एक ही डुड्डू था, एक ही डुड्डू, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, वो सेम कॉस्ट था। और वहां पे जो लोग क्या कहते थे, रात में काम करते थे, दिन में सोते थे, ये वाला था। ठीक है। Why did the guru want that he and his disciples should die first? वो वाली वही वाली लाइन के जो भी whoever will be born, that was a trick। वो क्या थी? एक ट्रिक थी। और वो लाइन पूरी as it is ditto ये वाली आपको उठा के लिख देनी कि whoever went to the stake first would be reborn as a king। वो reborn कैसे करेगा? किंग के तौर पे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। On what condition did the guru and his disciple agree to rule that kingdom? कौन सी कंडीशन पे? कि जो किंगडम होगी वो सेंसिबल होगी एंड जस्ट लाइक एनी अदर किंगडम वैसी रहेगी, वो अलग नहीं होगी, नॉर्मल होगी। Why did the guru not want to stay in the kingdom of fools? वो क्यों नहीं रहना चाहते थे? बिकॉज वहां पे सब कुछ अलग था, वही सेम चीज रिपीट होगी, अब नॉर्मल था, वहां का जो किंग था वो फुलिश था।
ओके अब तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन है, तुम आसानी से बना लोगे, बहुत आसानी से बना लोगे। बार बार सेम क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट। असली कल्प्रिट कौन था उसके अकॉर्डिंग, राजा के अकॉर्डिंग। तो राजा के अकॉर्डिंग कौन था भाई, क्रिमिनल था, उसका फादर था, जो मर्चेंट था उसका फादर था, दैट वाज डेड। एंड बिकॉज ही इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज फादर, वो जो रिच मर्चेंट था उसने सब कुछ अपने फादर से इनहेरिटेड किया था, दैट इज व्हाई ही वाज एलिजिबल फॉर द पनिशमेंट एज वेल। Yeah, he deserves the punishment. What advice did the guru give to the disciple before going out of the city? Out of city जाते हुए disciple को गुरु ने क्या सलाह दी थी? The guru advised disciple to leave the kingdom of fool as staying there would be dangerous. He wanted that the kingdom was full of unpredictable behavior and lack of justice, which meant it would not be last long. बार बार वही बात हुई थी कि यहाँ ना stay करें, यहाँ पे unpredictable चीजें हो रही हैं और यहाँ का राजा फूल है। What is the guru's wisdom? When does the disciple realize this? गुरु की wisdom क्या थी? The kingdom full was a place where nothing could be ट्रस्टेड। यहां सब फूलिश हैं और गुरु जो डिसाइपल था उसने रियलाइज कर लिया था व्हेन ही वाज कॉट फॉर एग्जीक्यूशन। व्हाई डिड द किंग वांट टू पनिश द मर्चेंट, मर्चेंट को पनिश क्यों करना? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता। मुझे लगता है इस चैप्टर में अब तुम्हें कोई डाउट नहीं रहा होगा, सब समझ में आ गया। मोटा मोटा इसके अंदर क्या याद रखना है, एक तो सबसे बड़ी लाइन तो ये याद रखनी है कि क्या ट्रिक उन्होंने बताई थी, तो ये क्रक्स है मेरे दोस्त, ये लाइन याद रखना। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि why it was called kingdom of fools। kingdom of fools क्यों कहा जाता है उसको, किंगडम ऑफ फूल्स क्यों कहा जाता था, उसके रीजन देने, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे जस्टिस नहीं था, वहां पे सब लोग रात में सोते थे, दिन में काम करते, मतलब रात को काम करते थे, दिन में सोते थे, वो वाला रीजन देना। ये दो क्वेश्चन इसके मेन बनते हैं। अच्छा, ये मैंने तुम्हें हायरार्की समझाई दी कि पहले किस पे इल्जाम लगा था, फिर किस पे इल्जाम लगा था, वो ये रही हायरार्की इनकी कि ब्रिकलेयर था, जो बिल्डर था उस पे लगा, उसने डांसिंग गर्ल पे लगाया, फिर गोल्ड स्मिथ पे बात आई, फिर दोबारा रिच मर्चेंट पे बात आई, फिर रिच मर्चेंट के डेड फादर पे बात आई, फिर डेड फादर के तो था नहीं तो रिच मर्चेंट को लटकाने लगे, वो उसके फंदा आया नहीं, वो कमजोर था, तो फिर डिसाइपल को पकड़ लिया, मोटा ताजा था। बाद में उन लोगों ने, गुरु ने उसकी जान बचाने के लिए एक ट्रिक बनाई और उसके बाद राजा मर गया और उसका वजीर भी मर गया। ये पूरी कहानी थी। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। दोस्तों, आपकी मोमेंट्स के बुक का सबसे मजेदार चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक द हैप्पी प्रिंस हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्कर वाइल्ड की जबरदस्त रचना है, सुन के इसको पढ़ने के बाद आपके गूज़बम्स आ जाएंगे। ऑस्कर वाइल्ड ने क्या लिख दिया है भाई, मजा आ जाएगा। हैप्पी प्रिंस, जिसके जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कोई ऐसा शहजादा है, प्रिंस है जो कि खुश रहता था या खुश रहता है ना। इजिप्ट में ये कहानी सेट की गई है, इजिप्ट यानी मिस्र की ये कहानी है। क्या है इसमें? वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड अ प्रिंस हु वाज नोन एज द हैप्पी प्रिंस। एक प्रिंस था जिसका नाम हैप्पी प्रिंस था। उसे हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? बिकॉज he had lived a carefree and joyful life। उसने कैसी लाइफ जी थी? carefree और joyful लाइफ जी थी। However, after his death, his statue was erected on a pedestal in the center of the town। लेकिन जब उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद उसका एक स्टेचू, उसकी एक मूर्ति सेंटर ऑफ द टाउन, शहर के बीचों बीच एक पेडिस्टल पे ऐसे रख दिया गया और वहां एक तलवार लेके उसको खड़ा कर दिया गया। चलो जी, उसके बाद क्या होता है? द स्टेचू वॉज कवर्ड इन गोल्ड एंड इट हैड 2 प्रेशियस सफायर स्टोन्स इन इट्स आईज विद अ रूबी एम्बेडेड इन द हिल्ट ऑफ इट्स स्वॉर्ड। और उसकी दोनों आंखों में सफायर थे, कीमती मोती ऐसे समझ लो। और क्या था? और उसकी जो तलवार थी उसके अंदर क्या लगा हुआ था? रूबी समझ तो ना, वो भी कीमती मोती होता है, रूबी हीरा जो होते हैं वो उसमें लगा हुआ था। ठीक है, इस तरह से उसका पूरा एक स्टैचू बना हुआ था। From his lofty perch, the statue could see the entire city and the misery that the people were living in। अब वो इतनी ऊंचाई पे था तो वो अपने पूरे शहर की जितनी भी परेशानियां थी, दुख दर्द था, वो वहां से सब कुछ देख सकता था। जब वो महल में रहता था वो तब नहीं देख सकता था वो सारी चीजें, लेकिन अब जब वो मूर्ति बन गया था, स्टैचू बना हुआ था, तो वो इतनी ऊंचाई पे था और बाहर था शहर के, तो उसको सब कुछ नजर आता था। शहर के बाहर मतलब अपने महल के बाहर था, शहर के अंदर था तो सब कुछ देख पा रहा था। The sight of their suffering made the happy prince deeply sad। वो जो सफरिंग थी लोगों की, that made him sad। उसने उसको सैड कर दिया था। एंड ही बिगेन टू वीप फॉर द पुअर एंड द नीडी। और जितने भी गरीब लोग थे, जो परेशान लोग थे, उनका दर्द दुख देखकर वो क्राई करता था, वीप करता था, रोता था। वन डे अस्वेलो बोलते हैं अबाबील को। इसका बड़ा अच्छा रोल है इसके अंदर। क्या क्या देखा हमने दोस्तों अभी तक? क्या देखा हैप्पी प्रिंस में? हैप्पी प्रिंस में हमने एक प्रिंस को देखा है जो कि मर चुका, अब उसका स्टैचू है वहां पे, प्रिंस है ना। और क्या है? एक हमने देखा स्वेलो, जिसे हम बोलते हैं अबाबील, एक पक्षी है। इन दोनों को देखा हमने अब तक। प्रिंस के 2 सफायर हैं, 2 सफायर जो उसकी आंखों में जड़े हुए हैं, और एक रूबी है जो उसकी तलवार में लगा हुआ है। ये हमें इतनी डिटेल अभी पता है। प्रिंस क्या करता है? प्रिंस वीप करता है, वो सैड रहता है।
क्यों सैड रहता है? क्यों सैड रहता है? बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ द पीपल, लोगों की सफरिंग देख के, पुअर लोगों की परेशानी देख के वो परेशान रहता है। इतना क्लियर है सबको? छोटे छोटे सेंटेंस बना लेंगे सर? हाँ बना लेंगे। एक स्वेलो आती है, ऑन इट्स वे टू इजिप्ट स्टॉप्ड टू रेस्ट एट द स्टेच्यूज फीट। वो ना वो एक अबाबिल आता है और वो क्या करता है, वो जो स्टेचू के जो पैर होते हैं ना, फीट होते हैं, वो वहां पे आराम करने के लिए रुकता है। द बर्ड नोटिस्ड द प्रिंस टीयर्स एंड लर्न अबाउट हिज सॉरो। वो देखता है उसके ना एक दो बूंदे आई, वो सोचता है बारिश तो है नहीं यार, ये बूंदे कहां से आ रही हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये तो आंसू हैं, किसके? हैप्पी प्रिंस के आंसू हैं। Moved by the prince's plight, the swallow agreed to help him despite initially refusing. पहले तो मना करती है उसकी हेल्प करने के लिए, वो कहता है तुम मेरी मदद करोगी? तो कहती नहीं, मेरे फ्रेंड्स ना मेरे इंतजार कर रहे हैं, वो पहले ही जा चुके हैं, मुझे इजिप्ट जाना है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन बाद में वो कहते हैं ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। और इसमें ना मजेदार बात क्या है पता है? प्रिंस ना बार बार ऐसे बोलता है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। ये लाइन तुम्हें पूरे चैप्टर में मिलेगी, बार बार ऐसे करके प्यार से बात करता है उससे, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या हेल्प करनी होती है? द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू रिमूव द रूबी फ्रॉम हिज स्वॉर्ड एंड टेक इट टू अ पुअर सीमिस्ट्रेस हु वाज स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। वो कहता है कि एक काम करो, एक ना सीमिस्ट्रेस यानी जो महिला दर्जी होती है ना, दर्जी जो कपड़े सीती है औरतें, उनको बोलते हैं सीमिस्ट्रेस। क्या बोलते हैं? सीमिस्ट्रेस। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने एक नया देखा, सीमिस्ट्रेस है। वो क्या करती है? वो कहता है वो ना कपड़े सीती हैं, टेलर हैं। ये क्या है? ये टेलर बोलते हैं, लेडीज टेलर को, जो लेडी टेलर है उसको बोलते हैं सीमिस्ट्रेस। इतना समझ लोगे? हाँ जी। वो कहता है हैप्पी प्रिंस कि तुम एक काम करो, ये जो लेडी टेलर है ना, इनके पास जो मेरे तलवार में ये जो रूबी लगा है ना, ये ले जाके इनको दे दो, क्योंकि ये बहुत गरीब है। एंड जो इनका चाइल्ड है ना, हिज चाइल्ड इज इल, वो सिक है, बीमार है। ही वॉन्टेड ऑरेंजेस, उसको वो ऑरेंजेस चाहता है, बट वो बहुत गरीब है, उनके पास पैसे नहीं है, वो उसको नहीं खिला पा रही हैं, वो बड़ी मेहनत कर रही हैं, तो उसकी सफरिंग मुझसे देखी नहीं जा रही है। तो तुम क्या करो, टेक आउट द रूबी फ्रॉम माई स्वॉर्ड एंड गिव इट टू दैट सीमिस्ट्रेस। उस लेडी को दे दो। वो उनको ऐसा करने के लिए बोलते हैं। द नेक्स्ट डे द बर्ड वाज आस्क्ड टू टेक वन ऑफ द सफायर स्टोन फ्रॉम द स्टैच्यूज आईज एंड डिलीवर इट टू अ यंग प्लेराइट इन नीड। ये काम हो जाता है, वो पूरे शहर में घूमती जाती है, लोगों को देखती हुई जाती है, और वो जो लेडीज टेलर होती है वो उसके घर में जाके, उसके लड़का वहां लेटा बीमार होता है, बिस्तर पे पड़ा हुआ होता है, वो ऐसे हवा करती वहां से निकल जाती है, अपने पंख फड़फड़ाता, अबाबिल चला जाता है इनफैक्ट, और वो वहां पे रख के टेबल पे उनका जो रूबी होता है वो रख के चला जाता है। ठीक है, चलो उनकी तो परेशानी खत्म हुई। अब दूसरी बात क्या कहता है हैप्पी प्रिंस फिर कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, मेरा एक और काम कर दो। अब क्या काम करूं कि अब ना अगले दिन वो कहता है कि द बर्ड वाज प्लेराइट, क्या कहता है, आस्क्ड टू टेक वन ऑफ द सफायर स्टोन फ्रॉम द स्टैच्यूज आईज। मेरी आंख में से ना एक सफायर निकाल दो, सफायर निकाल के और कहां किसी को दे दो। एक यंग प्लेराइट है, ये ना प्ले लिखता है, ड्रामे लिखता है, राइटर है, लेकिन ये भूखा है, प्यासा है, इससे काम नहीं हो रहा, इस पे पैसे नहीं है, इसकी हेल्प कर दो। अब अबाबिल यही करता है। अबाबिल फिर दोबारा से उड़ता है और उसकी आंख से कहता है कि तुम अपनी आंख से निकलवा रहे हो, मत निकलवाओ। वो उस पर दोनों की भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, लेकिन फिर वो निकाल देता है और उसको लेके चला जाता है और प्लेराइट की भी हेल्प करता है। स्वेलो कहता है कि आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं तुम्हारी आंख से ये नहीं निकाल सकता। वो रोने लग जाता है, लेकिन प्रिंस कहता है, हैप्पी प्रिंस, नहीं, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। वो जो प्लेराइट है ना, बहुत ठंड है, देखो ठंड का बहुत मौसम है, उसके पास लकड़ी जलाने के पैसे नहीं है, आग नहीं जला सकता है, वो ठंड में ठिठुर उसे काम नहीं हो रहा, वो भूखा है, उसे जरूरत है पैसों की, तो तुम ये काम कर दो। अब वो ना चाहते हुए भी फिर वो ऐसा ही करता है, उसकी आंख से वो सफायर निकालता है अबाबिल, और जाके वो जो प्लेराइट होता है उसको दे देता है, उस लड़के को देता है। वो जैसे उसको देखता है, दिखता है कि अरे ये कहां से है, वो कहता है किसी ने मेरे काम की तारीफ के लिए बदले में मुझे ये दिया है, और ऐसा कह के वो खुश हो जाता है। अब तीसरी बार क्या होता है ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, अब स्वेलो जो था अबाबिल, वो भी ठंड लग रही थी, उसको भी ठंड का मौसम था, वो भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस के साथ ना वो उसका एक अफेक्शन जुड़ गया था, उसका एक कनेक्शन जुड़ गया था, वो उसकी अच्छाई से बहुत प्रेरित हो गया था, इंस्पायर्ड था। ऑन द थर्ड डे द स्वेलो टुक द सेकंड सफायर फ्रॉम द स्टैच्यूज अदर आई एंड गिव इट टू अ पुअर मैजिकल। फिर हैप्पी प्रिंस कहता है अच्छा, वो कहते हैं अच्छा मैं अब जाऊं, कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, मेरा एक काम और कर दो। क्या?
एक ना लड़की है, वो ना माचिस बेचती है, माचिस, और गलती से उसकी माचिस ना गटर में गिर गई है। ऑल द मैचेस, जो जितनी भी मैचेस थी, फेल इनटू गटर, वो गटर में फेल हो गई हैं। एंड हिज फादर वुड स्कोल्ड, इनफैक्ट हर फादर वुड स्कोल्ड हर, वो उसके पापा ना उसको बहुत स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे। शी इज वेरी स्केर्ड, वो बहुत डरी हुई है। आप एक काम करो, मेरा जो दूसरी आंख का सफायर है ना, वो निकाल दो और ले जाके उस लड़की को दे दो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर वही होता है, वो तीसरी बार में भी क्या करती है, वो इस तरीके से उसकी आंख से निकालती है सफायर, जाके उस छोटी बच्ची को दे देती है। अब क्या होता है, by this time winter had set in and the bird had developed a deep affection for the statue। सर्दी पूरी आ चुकी थी, लेकिन उसका कनेक्शन और अफेक्शन जो अबाबील था, स्वेलो था, उसका हैप्पी प्रिंस से जुड़ जाता है, जुड़ाव। The happy prince, who had now become blind and devoid of jewels, asked the birds to distribute the gold leaf covering his body to the poor। अब वो अंधा हो चुका था, उसकी दोनों आंखों से सफायर निकल चुका था, उसकी तलवार में कुछ नहीं था। अब वो जो उसका सिल्वर और गोल्ड कलर का जो उसका जो सोने का बना हुआ पूरे, जिससे वो ढका हुआ था, कवर हुआ था, उसने कहा ये भी उतार के गरीबों को दे दो। The bird took off the gold and gave it to those in need, and the once shiny statue of the prince became dull and grey। अब उसके ऊपर कुछ भी नहीं रहा, अब ना उसके ऊपर सुनहरा उसका कवर रहा, ना आंखों में सफायर रहे, ना उसके तलवार के अंदर जो रूबी था वो रहा, अब वो बहुत ग्रे और डल हो चुका था। डिस्पाइट द स्टैच्यूज लॉस ऑफ its precious covering, the poor people's lives improved as they were able to get bread and warmth। इतना सब होने के बाद भी लेकिन एक फायदा यह हो गया था कि जो गरीब लोग थे उनको रोटी मिली थी और गर्माहट मिली थी ठंड के अंदर, तो इससे कुछ का तो फायदा हो गया था। Eventually the bird could no longer endure the cold weather and knew that death was approaching। अब हैप्पी प्रिंस कहता है कि अब तुम अपना इजिप्ट जा सकते हो, कहते नहीं, अब तो मैं मौत के गले लगूंगी, अब मेरी मौत आ रही है। वो समझ जाती है कि उसकी मौत आ चुकी है। एज द बर्ड प्रिपेयर टू लीव, इट आस्क्ड द प्रिंस टू किस हिम। वो कहते मुझे ना एक बार किस करना है। किस मतलब उसको, हैप्पी प्रिंस को, जो बर्ड होती है वो कहती है, बर्ड कहती निकल रहा है मुझसे, वैसे वो अबाबील है। अबाबील, अब वो देख लो को फीमेल है कि मेल है। एज द बर्ड डाइड एट द फीट ऑफ द स्टैचू, अ स्ट्रेंज साउंड केम फ्रॉम द स्टैचू, द साउंड ऑफ इट्स हार्ट ब्रेकिंग। जैसे ही किस करने के बाद अबाबील उसके पैरों में जाके मर जाती है, एकदम से आवाज आती है दिल के टूटने की, तड़ ऐसे आवाज आती है, ऐसा लगता है जैसे जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट था वो दो टुकड़ों में टूट गया हो। द हैप्पी प्रिंस हार्ट्स मेड ऑफ लेड हैड ब्रोकन फ्रॉम द डीप अफेक्शन ही हैड फॉर द बर्ड। उसका डीप अफेक्शन था अबाबील के साथ, और वो अफेक्शन, वो प्यार इतना था कि जैसे ही अबाबील मरती है तो उसका दिल भी टूट जाता है, जो कि लेड से बना होता है। व्हेन द स्टैचू वाज मेल्टेड डाउन, अगले दिन वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं वो देखते हैं कि अब तो ये बड़ा भद्दा लग रहा है, इससे बिल्कुल फकीर जैसा लग रहा है, बैगर जैसा लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, इससे तो हमारी यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही है, काम करो इसको हटाओ, इसे फेंक दो। और क्या फैसला किया जाता है कि जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था ना, उसको भट्टी में डाल देंगे, पिघला देंगे। लेकिन होता क्या है, वो जो उसका लेड का हार्ट था ना, वो नहीं पिघलता। ये लोग क्या करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, वो जो अबाबील होती है ना, उसको फेंक देते हैं ऐसे एक जगह, कहते हैं ये कितनी गंदी है, चिड़ियाओं को भी यहाँ आके मरना है, और उसको फेंक देते हैं। और साथ ही जो हैप्पी प्रिंस का हार्ट होता है ना, उसको भी फेंक देते हैं, क्योंकि वो फर्नेस में मेल्ट नहीं होगा। अब दोनों, अबाबील मरी हुई पड़ी है और उसके के पास हैप्पी प्रिंस का हार्ट पड़ा हुआ है, जो कि लगभग 2 भागों में टूटा हुआ है। Had broken from the deep affection he had for the bird. When the statue was melted down, the heart remained intact and was thrown away in the garbage alongside the bird's body. In the end, God's angels took both the broken heart and the dead swallow to him, recognizing them as the most precious things on earth. गॉड कहता है, अपने एंजल्स को भेजता है कि 2 सबसे कीमती चीज लेके आओ। और वो सबसे कीमती चीज क्या होती हैं? एक होता है जो हैप्पी प्रिंस होता है उसका दिल, और दूसरा अबाबील। The story teaches us about the selflessness, love, and the true meaning of sacrifice, as both the prince and the swallow gave up their most treasured possessions to help others। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सेल्फलेसनेस, कि हमें अपने बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल सेल्फलेस होके लोगों से प्यार करना है, लव, अफेक्शन, बॉन्ड, इस चीज की हमें ये सारी शिक्षा इसमें से मिलती है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आपने नोटिस किया, राजा रोता था अपने लोगों के लिए, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था अपने लोगों के लिए, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? लोगों ने उसको कहा कि तो भिखारी लग रहा है, कितना भद्दा लग रहा है, उसे उठा के फेंक दिया गया। तो ये दुनिया तुम्हारी अच्छाइयों को नहीं पहचानेगी, वो जो बैठा है ना ऊपर, वो ही तुम्हारी अच्छाइयों को पहचानेगा। इसलिए कभी कर्म करो तो ये सोचकर मत करो कि लोग तुम्हारी तारीफें करें। अच्छे काम करने हैं ताकि बस जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो बनाने वाला है, वो तुम्हारी अच्छाइयों को देख सके, क्योंकि वो ही देख सकता है।
लोगों के बस की बात नहीं। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस बिल्ट? वो स्टैचू कैसे बना हुआ था? वो किससे बना हुआ था? हमें पता ही कि मेड ऑफ लेड से बना हुआ था, जो कि कवर्ड था गोल्ड से, उसके सफायर लगे हुए थे दोनों आंखों में और रूबी लगा हुआ था उसके स्वॉर्ड में। ठीक है, आप देख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हाउ डिड द स्वेलो हैपन टू मीट द हैप्पी प्रिंस? हैप्पी प्रिंस से कैसे मिलती? वो अपने फ्रेंड्स के साथ इजिप्ट जा रही थी, रास्ते में उस रात में वहां पे जर्नी में अपने रुकने का फैसला किया था, बट उसकी वहां से फिर मुलाकात हुई, उसके आंसू टपका था, वो हमने पूरा देख लिया था। ठीक है। हाउ डिड द हैप्पी प्रिंस गेट टू नो अबाउट द मिजरीज ऑफ द पीपल आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड? जब वो ब्लाइंड हो गया था, ये इंपॉर्टेंट बात है, कुछ एक्स्ट्रा ही देख लेते हैं। तो उसको लोगों की मिजरीज या प्रॉब्लम्स का पता कैसे चलता था? जो अबाबील था, जो स्वेलो थी, वो हमें बता देती थी। अब ये थी या था, ये तुम देख लेना। तो ये बता देती थी आके उसको पूरे शहर का हल, और उसको सुना देती थी। Okay. How did the mayor and councillor feel when they saw the happy prince dull appearance and the dead swallow at its feet? उनको वो अच्छा नहीं लगा, वो कह रहे कि it's just like a beggar, ये beggar की तरह दिखता है, उसको demolish कर देते हैं, फर्नेस में डाल के मेल्ट कर देते हैं। Do you think that the angels had really brought the most precious thing? Support your answer. Yes, सबसे most precious thing क्यों थे? क्योंकि वो selflessness थी, उनके अंदर love था, empathy थी, sympathy थी, ये सारी चीजें हम उसमें लिख देंगे। The world is full of two kinds of people, the kind and the unfeeling. How does the story of the happy prince present this truth? इसमें पूरी जो कहानी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपको आता है, जो कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको समझाया चला जा रहा हूँ। Whom do you like more, the prince or the swallow? Why? आप दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हो, प्रिंस को या स्वेलो को? इसमें आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दोनों में से किसी एक को भी लिखो और उसके पीछे का रीजन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, चलो। वेयर वॉज द स्वेलो गोइंग? वाई? स्वेलो कहाँ जा रही थी? वो इजिप्ट जा रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ विंटर मनाने के लिए। द वार्म क्लाइमेट, क्योंकि इजिप्ट का क्लाइमेट वार्म था। वेयर द स्वेलोज माइग्रेट टू स्किप द कोल्ड विंटर इन द टाउन, टाउन के अंदर कोल्ड विंटर था, उससे बचने के लिए वो जा रही थी। ठीक है। व्हाट ब्रोक द हार्ट ऑफ द प्रिंस? किस चीज ने उसके प्रिंस के हार्ट को ब्रेक कर दिया था? जब स्वेलो ने किस करके वो मर गई थी। व्हेन द स्वेलो डाइड इट ब्रोक द हार्ट ऑफ द प्रिंस, ऐसे कर लेना। ठीक है। अब मैं दोस्तों, अब टाइम ज्यादा होता जा रहा है, आज फिर से अभी कितना टाइम है? लगभग बजने वाला है 12 बजने वाला है अभी, और अभी और चैप्टर्स भी हमें करने हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी कोशिश करता हूं आपको और रैप अप कर दूं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, अब तुमसे आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, इनके आंसर्स बन जाएंगे। याद रखना जो कीवर्ड्स हैं, जो की फ्रेजेस मैं बता रहा हूं तुम्हें, वो सब याद रखना। इसको सम अप कैसे करोगे कि प्रिंस था, स्वेलो था, और मैंने तुम्हारे लिए क्या लिखा है? देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा काम कर दिया, एक बहुत अच्छा काम कर दिया। कहां चला गया? एक सबसे अच्छा काम मैंने तुम्हारे लिए कर दिया कि मैंने तुम्हें ना 3 पॉइंट बता दिए। इसके 3 पॉइंट याद रखना कि पहली मदद किसकी करी थी? सीमिस्ट्रेस लेडी टेलर जो थी उनकी करी थी, उन्हें रूबी दिया था। प्ले राइट जो लड़का था जिसको आग नहीं थी, लकड़ी नहीं थी, उसको सफायर दिया था। एक मदद की थी मैच गर्ल की। ये 3 पॉइंट याद रख लेना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि जो उसके साथ बाद में क्या हुआ था, क्या किया गया था? तो उसको जो काउंसलर था और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उन्होंने उसके साथ जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था उसके साथ क्या किया था, ये याद रख लेना। ये याद रख लेना उसके साथ क्या किया था। उसको मेल्ट करने के लिए फर्नेस में डाल दिया था। उसका जो लेड वाला हार्ट था वो वहां पे नहीं मेल्ट हो सकता था, इसलिए उसको कूड़ेदान में, गार्बेज में फेंक दिया था, जहां पे स्वेलो प्लस उसका जो प्रिंस का हार्ट था वो साथ पड़े हुए थे। फिर एंजल गॉड ने भेज दिए थे, गॉड ने एंजल को भेज दिया था हेवन से, और उनको सबसे प्रेशियस चीज बताया था। ये इसका क्रक्स था। मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर द लास्ट लीफ, मेरी फेवरेट, पर्सनल फेवरेट कहानी। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखो। अभी मैंने 2 कहानी आपको कहा है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो हैप्पी प्रिंस और दूसरा द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ में ऐसा खास क्या है? अरे भाई मजा आ जाएगा। तुम लोगों को पेंटिंग का शौक है? अब ना भी शौक हो ना तो भी शौक होने लगेगा पेंटिंग का। देखना क्या है इसके अंदर। इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, 2 फ्रेंड सू एंड जोन्सी, 2 लड़कियां हैं जिनको पेंटिंग का शौक है, वो पेंटिंग सीखती हैं, करती हैं। जू है एंड जोन्सी है। शेयर अ रेंटेड अपार्टमेंट इन द मंथ ऑफ नवंबर। दोनों रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हैं, जैसे आप लोग भी रहते होंगे, आगे जाके कहीं आगे पढ़ोगे तो साथ में एक रूम शेयर करते हैं ना, ऐसे 2 लड़कियां, सू एंड जोन्सी। जोन्सी कॉन्ट्रैक्ट्स निमोनिया एंड इन हर वीकेंड स्टेट लूजेस द विल टू लिव। अब जो जोन्सी थी उसको निमोनिया हो गया, बीमार पड़ गई बहुत, और उसने ना ये मान लिया था कि अब मैं बचूंगी नहीं, मैं खत्म हो जाऊंगी। The doctor becomes concerned, noting that Jonesy's lack of desire to live is preventing her recovery. डॉक्टर्स ने कहा कि ये इतना, इसकी हालत खराब ना हो, बट इसके अंदर डिजायर नहीं है जीने का, ये जीना चाहती नहीं, इसकी इनर स्ट्रेंथ ने जवाब दे दिया है, ये कोशिश नहीं कर रही है, इसके अंदर कोई इच्छा नहीं बची है जीने की। एंड नो मेडिसिन कैन क्योर हर विदाउट हर विल टू सर्वाइव। अब जॉन्सी क्या कर रही है इस चैप्टर में? जॉन्सी बीमार है। जॉन्सी क्या है? बीमार है, न्यूमोनिया हो गया है, सिक है, और उसके अंदर क्या नहीं है? नो डिजायर टू लिव। उसके अंदर जीने का कोई डिजायर नहीं है। और वो डिजायर क्यों नहीं है वो देखो, अब उसका रीजन अब पता चलेगा। हाँ, क्या होता है? हाँ जी,
एंड नो मेडिसिन कैन क्योर हर। ओके, सू डीपली वरिड फॉर हर फ्रेंड। और सू जो उसकी फ्रेंड थी वो बड़ा उसके लिए परेशान थी। ट्राइज टू चीयर हर अप इन वेरियस वेज, उसको हिम्मत बंधा दी थी, चीयर अप करने की कोशिश करती थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। शी मूव्स हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट हर बाय वर्किंग ऑन हर आर्ट। उसका दिमाग और करने के लिए, दिल और करने के लिए, जो उसका ड्राइंग रूम था, जो उसकी ड्राइंग बोर्ड था इनफैक्ट जिस पे वो ड्रॉ करती थी, वो सब उसके रूम में ले आई, उसको चीयर करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। नथिंग हैपेंड। वन डे Johnsy is observed gazing out of the window and counting the leaves left on an ivy creeper outside their window. अब एक दिन वो देखती है, सू देखती है कि जॉन्सी ना बाहर देख रही है और बाहर जो कुछ गिन रही है, ऐसे 12, 11, 10, 9 ऐसे गिन रही है। ये बात जो सू होती है वो ऑब्जर्व करती है। As the autumn wind blows, the leaves fall one by one, and Johnsy believes that when the last leaf falls, she will die. उससे पूछती तुम क्या ऑब्जर्व करे, तो कह रही है पहले ना यहाँ पे 100 पत्तियां थी, आईवी की लीफ की, एक पत्ती का प्रकार समझ लो, उसकी 100 पत्तियां थी। धीरे धीरे रहते हुए ना ये 12 रह गई हैं, 12, 11, 10, अब ये 5 ही रह गई हैं। और जैसे जैसे ये गिरती चली जाएंगी ना, वैसे मैं मर जाऊंगी, और ऐसे जब ये बिल्कुल सब खत्म हो जाएंगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो जो जॉन्सी थी उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये पत्तियां गिरती जा रही हैं ये मेरे जीने के दिन हैं। इसने उसको उससे कनेक्ट कर लिया था, अपनी जिंदगी के दिन को उसने उन पत्तियों की लाइफ से कनेक्ट कर लिया था। और वो कहती कि अब ऑटम का सीजन है और अब जैसे ही तूफान आएगा, तेज हवा चलेगी, आंधी आएगी, ये सब उड़ जाएंगी और मैं खत्म हो जाऊंगी, ऐसा उसको लगने लगा था। Johnsy believes that when the last leaf falls, she will die. She becomes obsessed with this idea, feeling that her life is tied to the leaves on the creeper. उसने ऐसा उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी उन लीफ के साथ कनेक्ट हो गई है। वो उनको ऐसे देखने लगी थी। वो खाती पीती नहीं थी, वो उसको सूप ला के देती, कहती नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए अब कुछ वर्क नहीं करेगा, अब 3 रह गई पत्तियां, अब 2 रह गई, अब 1 रह गई, ऐसे करने लगी थी। सू desperate to help reassure Johnsy that a doctor has said she will recover soon, but Johnsy refuses to believe it. सू कहती है अरे डॉक्टर कह रहा है तुम ठीक हो जाओगी, खाओ पियो। उस पे जॉन्सी कहती है नहीं मैं ठीक नहीं हो पाऊंगी। शी इंसिस्ट दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। ये लाइन याद रखना, शी इंसिस्ट दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। जब आखिरी पत्ती गिरेगी उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। So worried and helpless goes to Behrman, an elderly painter who lives downstairs. एक ना पेंटर साहब थे, 60 साल की उम्र के एक पेंटर थे, बेरमन जिनका नाम था, वो नीचे ही रहते थे, उनके पास गई। वो भी पेंटर थे, ये दोनों भी पेंटिंग कर रही थी। ये जवान थी और ये स्टूडेंट थी, वो भाई बड़े पेंटर थे। बेरमन के पास जाती है और उन्हें कहती है to ask him to be her model for a painting. Behrman, although cynical about Johnsy's beliefs, agrees to help. उनको बताती कि ऐसे ऐसे ना जॉन्सी को लग रहा है कि वो मर जाएगी। वो कहते ये क्या पागलपन है, What is this nonsense? वो कहते कुछ हेल्प इसमें कीजिए, क्या करें। वो ये सारी बातें उससे डिस्कस करती हैं। That night, a fierce storm rages and Behrman goes out in the cold and rain. The next morning, Johnsy asks Sue to open the curtain, and to her surprise, the last leaf remains on the vine despite the storm. अब एक उसी रात क्या होता है, बहुत तेज तूफान आता है। तो दोस्तों जब तूफान आता है तो जॉन्सी को तो लगता है कि अब आखिरी जो पत्ती है वो गिरेगी और वो मर जाएगी। लेकिन जब वो सुबह उठती है, बारिश आ चुकी होती है, तूफान भी आ चुका होता है, वो सू से कहती है कि जरा खिड़की खोलना। अब सू डरते डरते खिड़की खोलती है। बेरमन को बता के आई हुई थी सू कि ऐसे ऐसे जॉन्सी को प्रॉब्लम है। बेरमन ने कुछ नहीं कहा था, बस वो सुन के बोल के चले गए क्या पागलपन है ये, और वो अपने रूम में चले गए थे। रात हो गई थी, बारिश हो चुकी थी, आंधी हवा सब कुछ आ चुका था। वो खिड़की डरते डरते खोलती है तो देखती है कि वहां पे तो अभी भी वो लास्ट लीफ थी। वो कहती है कि ये लास्ट लीफ ना मैं नहीं बचूंगी, और ये लास्ट लीफ जैसे ही गिरेगी ना मैं मर जाऊंगी। दोबारा वही बात रिपीट करती है। उस पर कहती है तुम्हें जीना होगा, अपने दोस्तों के लिए जीना होगा, तुम ऐसी बातें मत करो। सू उसको ऐसा बोलती है, लेकिन फिर वो सो जाती है। फिर वो उठती है, वो देखती है लास्ट लीफ तो अभी भी है। वो बार बार उसे देखते रहते, लास्ट लीफ नहीं गिरती, और वो फिर उसे रियलाइज हो जाता है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि यार नहीं, ये लास्ट लीफ जो मैं सोचती थी, ये सोचना एक सिन है, इट्स अ सिन। ये जो मैं मौत की इच्छा कर रही थी, मैंने खाना छोड़ दिया था, पीना छोड़ दिया था अपने इस पागलपन में, ये ठीक नहीं है। और उसने कहा नहीं अब मैं जीऊंगी, और वो खाना भी खाना शुरू करती है। डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आता है और वो भी देखता है कि अब इसके अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है। बट सू उसको बताती है जॉन्सी को कि जो बेरमन अंकल है उनको निमोनिया हो गया है। पहले जॉन्सी को था, अब किसको हुआ, बेरमन अंकल को निमोनिया हो गया है। अब फिर अगली रात गुजरती है, सुबह, और उनकी हालत कुछ ज़्यादा खराब होती है। फिर जब रात गुजरती है, सुबह होती है, तो वो उसको आके बताती है कि जो बेरमन थे वो मर गए हैं, उनके कपड़े गीले थे और आसपास ब्रश था। एक्चुअली वो जो लास्ट लीफ तुम देख रही थी ना,
वो बैरमन की मास्टरपीस था, वो बैरमन का मास्टरपीस था, वो कोई असली पत्ती नहीं थी। लास्ट लीफ तो कब की गिर गई थी, लेकिन बैरमन ने अपना मास्टरपीस बनाया, ऐसा मास्टरपीस बनाया जो बिल्कुल सच लग रहा था। वो जो लास्ट लीफ थी वही बैरमन का मास्टरपीस था, जो उन्होंने ठंड में भीगते हुए हवा में, ठंडी हवा में बनाया 60 साल की उम्र में। किसके लिए? जॉन्सी के लिए और सू के लिए, दोनों के लिए। उनको उनकी जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने ये काम किया, जॉन्सी की जिंदगी बचाने के लिए काम किया। और लास्ट लीफ गिर गई थी, वो जो लास्ट लीफ वहां नजर आ रही थी वो बैरमन का मास्टरपीस था, जिसे देखकर जॉन्सी को जीने की इच्छा जागी और वो जिंदा बच गई। लेकिन बैरमन मर गए, बैरमन मर गए। तो ये खूबसूरत कहानी, झंझोड़ देने वाली कहानी ये है। आइए आगे पढ़ते हैं। Behrman goes out in the cold and rain. The next morning, Jauncey asks Sue to open the curtain. Sue Jauncey से कहती है जरा कर्टेन हटाओ. And to her surprise, the last leaf remains on the vine despite the storm. तो जॉन्सी सू से कहती है कि हटा के देखना, वहां पे फिर भी उसको दिखती है लास्ट लीफ. शी वॉचेज इट थ्रू द डे एंड एज द आवर्स पास शी रियलाइजेस द लीफ इज स्टिल देयर एंड विद इट हर होप बिगिंस टू रिवाइव. शी कन्फेसेस टू सू दैट हर बिलीफ वाज रॉन्ग एंड दैट शी हैड गिवन अप होप टू इजीली. ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि वो फिर वो पछताती है, वो रिग्रेट करती है कि उसकी जो होप थी ना जीने की, मरने की, वो गलत थी, उसका बिलीफ गलत था और अब वो जिंदा रहना चाहती है. द डॉक्टर विजिट्स एंड कंफर्म दैट जॉन्सी इज रिकवरिंग. However, he also reveals that Behrman has fallen ill with pneumonia. कि Behrman को निमोनिया हो गया है. The following morning, Sue tells Jauncey that Behrman has died. Behrman मर चुके हैं. ये बात जॉन्सी को सू बताती है. It is then revealed that the last leaf on the vine was not real but a masterpiece painted by Behrman. He had gone out into the storm and in his weakened state had climbed the ladder. और वो सीढ़ी चढ़े अपनी इस कमजोरी की हालत में to paint the leaf on the wall, ensuring that Jauncey would not lose hope. ये इंश्योर करने के लिए जॉन्सी अपनी उम्मीद ना खो दे. Behrman's selfless act of painting the last leaf was his final masterpiece and it cost him his life. उन्होंने अपनी जिंदगी का मास्टरपीस बनाया जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. He sacrifice ultimately saved Jauncey's life as the leaf became a symbol of hope and courage, bringing her back from the brink of despair. बहुत प्यारी कहानी है, सेल्फलेसनेस की कहानी. ये कहानी भी एक तरह से हैप्पी प्रिंस जैसी ही कहानी है. सेल्फलेसनेस दिखाया गया है इसके अंदर सेल्फलेसनेस दिखाया गया, ह्यूमैनिटी दिखाई गई है, अफेक्शन दिखाया गया है. ये सारी चीजें इसके अंदर दिखाई गई हैं. तो जो कहानी पहले मैं आपको हिंदी में पहले ही समझा चुका हूं, उसी के इंग्लिश वर्ड जो आपको यूज करने हैं वो आपको याद रखने हैं. ये वाला जो पैराग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट है. ये वाली लाइन आपको लर्न करनी दोस्त कि Behrman has fallen ill with pneumonia. वो निमोनिया से ग्रस्त हो गए थे. क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने पेंट किया था. He had to climb ladder. उनको लैडर पे क्लाइम करना पड़ा खुद से ही. In his weakened state, अपनी वीकेंड स्टेट में, कमजोर हालत में, 60 इयर्स एज थी उनकी. ये सारी चीजें याद रखनी. तो Behrman का कैसा एक्ट था? ये सेल्फलेस एक्ट सेव्ड द लाइफ ऑफ जॉन्सी. इज इट क्लियर नाउ? हाँ जी. अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगा यार, इतनी प्यारी कहानी है. इसका तो एक एक क्वेश्चन हमें समझ में आया हुआ है. एक एक क्वेश्चन समझ में आया हुआ है. Why did Sue talk about clothes and fashion? Sue क्लोज और फैशन के बारे में क्यों बात करती थी? टू डिस्ट्रैक्ट जॉन्सी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उसका माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए. शी टॉक्ड अबाउट क्लोज फैशन टू अपलिफ्ट जॉन्सीज स्पिरिट्स एंड डिस्ट्रैक्ट हर फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स. व्हाई डिड जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड? वो अपने बेड पे क्यों पड़ी रहती थी? क्योंकि वो वॉच करती रहती थी किसको? लीव्स को, आईवी लीफ को. उसको लगता था कि शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीव विल फॉल. Why did Sue bring her drawing board into Jauncey room? वो ड्राइंग बोर्ड क्यों लेके आई थी? ताकि वो डिस्ट्रैक्ट कर सके, उसका स्पिरिट को अपलिफ्ट कर सके. Why did Sue seek the promise from Jauncey not to look out of the window while she completed her painting? उसने ऐसा उसको क्यों कहा था? क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि जैसे लीव्स फॉल होती रहेंगी उसकी लाइफ भी एकदम खत्म हो जाएगी. तो उसको डर लगता था कि कहीं सारी लीफ गिर जाए और वो मर ना जाए. Who was Behrman? Why did Sue share her worry with him? ये बहुत इंपॉर्टेंट. Behrman कौन था? 60 years old पेंटर था जो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. और उनसे क्यों शेयर करी थी? बिकॉज वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट उनको ज्यादा थी. वुड बी एबल टू ऑफर सम हेल्प, कि कुछ सोल्यूशन निकल सके, हेल्प मिल सके, इसलिए उनसे शेयर किया था सू ने. What was Behrman's dream? How did it come true? Behrman's का ड्रीम क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, पर देख लेते हैं. Behrman's ड्रीम था एक मास्टरपीस क्रिएट करने का. His dream came true when he painted the last leaf after costing his life. अपनी लाइफ को देने के बाद. जैसे देखो हर किसी का ना होता है, जैसे मैं भी, टीचर भी ना एक आर्टिस्ट होता है. टीचर भी एक आर्टिस्ट होता है. मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी कोई मास्टरपीस क्लास बनाऊं तो इंग्लिश की वो एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसे देखकर लोगों की दुनिया बदल जाए, उसके बाद चाहे मैं मर भी जाऊं.
मेरा भी ये ड्रीम है, हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है कि वो अपना मास्टरपीस छोड़ के चला जाए। मुझे भी आज तक सेटिस्फेक्शन नहीं आया पढ़ाते हुए, बट हो सकता है कि मैं कोई अपनी एक ऐसी लास्ट क्लास बनाऊं, एक ऐसा लेक्चर बनाऊं कि उसके बाद अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मुझे फर्क ना पड़े और वो मास्टरपीस हो, उसके बाद लोगों की जिंदगियां बदलें, बचें, वो कामयाब हो। तो ऐसे ही बैरमन का था। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी कहानी है, इसके आंसर आप आराम से देख सकते हो, सजेस्टेड आंसर भी आपको दिए गए हैं, बहुत इजी है। मेन कहानी यही है कि लास्ट लीफ पेंट करते हैं बैरमन एंड दैट वाज हिज मास्टरपीस। ही ऑलवेज वांटेड टू क्रिएट अ मास्टरपीस व्हिच ही अल्टीमेटली क्रिएटेड बाय कॉस्टिंग हिज लाइफ, या आफ्टर कॉस्टिंग हिज लाइफ, अपनी जिंदगी देने के बाद उन्होंने किया। सू को क्या था कि व्हेन द लास्ट लीव विल फॉल शी विल डाई, जब लास्ट लीव फॉल हो जाएगी वो मर जाएगी, ये चीज हमें याद रखनी। और तो इसमें कुछ खास बचा हुआ नहीं है, उसने गिव अप कर दिया था खाना पीना सब कुछ, और उसको ऐसा लगता था ही विल नॉट शी विल नॉट इनफैक्ट सर्वाइव। मेरे मुंह से स्लिप ऑफ टंग होता रहता है, थोड़ा तुम समझ लिया करो, एक दो चीजें हो जाती, ठीक है, आप लोग समझदार बच्चे हो। अब मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर इज अ हाउस इज नॉट अ होम। एक मकान घर नहीं है। क्या है इसके अंदर, आइए देखते हैं। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड अ यंग बॉय named Zen who feels sad and out of place after joining a new high school। एक बच्चा है आपके जैसा, टीनेजर है, उसकी कहानी है, जो नया स्कूल ज्वाइन करता है और वो पुरानों से उसको बड़ा लगाव होता है, इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा, ऐसा समझ लो। एज अ जूनियर ही मिसेस हिज ओल्ड स्कूल, एक जूनियर के तौर पे अपने वो पुराने स्कूल को बहुत मिस करता है। वेर ही वाज अ सीनियर एंड हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके वहां बहुत सारे दोस्त थे, टीचर से बहुत अफेक्शन था, उनसे कनेक्शन था, जो अब नहीं रहा। टू कॉप विद हिज सैडनेस ही फ्रीक्वेंटली विजिट्स हिज ओल्ड स्कूल, अपने पुराने स्कूल जाके वो लोगों से मिलता था, अपने टीचर से मिलता था। हाउएवर हिज ट्रबल्स एस्केलेट व्हेन वन संडे आफ्टरनून हिज हाउस कैचेस फायर। लेकिन एक आफ्टरनून क्या होता है, एक दोपहर को उसके घर में आग लग जाती है। वो देखता है कि छत पे से ना धुआं धुआं आ रहा है और उसका घर जल जाता है, डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट अ फ्यू पेपर्स एंड फोटोज ऑफ हिज फादर दैट हिज मदर मैनेज टू रिट्रीव। बस सब कुछ जल जाता है, उसकी गाड़ी भी जल जाती है, उसकी एक प्यारी सी कैट होती है जिसकी उसने जब वो छोटी होती है उसकी जान बचाई होती है, तो वो भी उसके साथ बहुत खेलती है। वो सब खो जाता है उसका। उसकी मदर ना कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने बस बाहर जाती है, घर के अंदर जाती है और बाल बाल बचती है, वो भी बस उसके दिमाग में भी धुआं घुस जाता है, उसके बॉडी में भी, बस वो किसी तरह सर्वाइव करती है। बेचारा वो चीखता पीटता रहता है, उसका बाकी पूरा घर जल जाता है। Zen loses not only his belongings but also his pet cat which runs away in fear during the fire। उसकी वो कैट भी उससे दूर हो जाती है, बिछड़ जाती है आग लगने के बाद, उसका सब डूब जाता है। This event leaves Zen depressed and he feels hopeless about life। अब जो ये ज़ेन है ये बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुका होता है। ही डजंट वांट टू अटेंड स्कूल एंड स्ट्रगल्स विद द आफ्टरमैथ ऑफ द फायर। उसकी ड्रेस भी जल चुकी होती है, सब कुछ तो जल ही चुका होता है। अब उसको बहुत बुरा लग रहा होता है कि यार वही सब कुछ, वही मनूस है क्या, उसी में प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि उसके फादर भी नहीं है, उनकी भी डेथ हो चुकी है, तो उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है। रियलाइजिंग दैट wallowing in sorrow won't help, Zen and his family begin the tough process of rebuilding their lives. They need a new house, clothes and books, but they have no money, credit cards or identification, forcing them to borrow money from his grandparents। अब जब उनका घर जल जाता है तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाते हैं रहने के लिए, उन्हीं से बोरो करते हैं पैसे, क्योंकि अब उनके पास कुछ नहीं था, सब खत्म हो गया था। दोबारा से लाइफ शुरू करने की कोशिश करते हैं। उसका घर पूरा जल चुका है, वहां कुछ नहीं बचा है, मलबा बचा है बस। एट स्कूल Zen is surprised when he sees a table filled with donations, books, clothes, stationery and other items collected by his classmates। अब क्या होता है, वो स्कूल में देखता है कि एक दिन ना पूरे टेबल पे बच्चों ने, जो उसके नए फ्रेंड थे जिनसे अभी उसकी दोस्ती हुई भी नहीं थी, उन्होंने आउट ऑफ चैरिटी, आउट ऑफ हेल्प उसके लिए सब कुछ सामान रखा हुआ है। बुक्स हैं वहां पे, क्या क्या है, क्लोथ्स हैं, स्टेशनरी हैं, और ये सारे आइटम उसके क्लासमेट्स ने उसके लिए रखे हैं, जो नए स्कूल के क्लासमेट्स हैं। दिस जेस्चर ऑफ काइंडनेस फ्रॉम हिज peers helps Zen to come out of his depression। ये देख के उसको बड़ी खुशी होती है कि यार ये तो मेरे दोस्त बन गए हैं। He makes new friends and begins to feel more positive about his life। वो बहुत मोर पॉजिटिव फील करता है अपनी जिंदगी को लेकर। इसके बाद ही सीज दैट इज लाइफ लाइक हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ट एंड स्लोली हिज आउटलुक ऑन लाइफ चेंजेस, और उसका जिंदगी को देखने का नजरिया बदल जाता है। Zen also finds his cat। एक दिन वो अपने घर के बाहर खड़ा होता है, दोबारा घर बन रहा होता है, तो वो देखता है कि एक लेडी आती है और कहती है क्या ये कैट आपकी है। उसे देख के उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। which had been returned to him by a kind woman। This further boosts his spirits। He realized that life is not about material possessions but about the love, affection and the bond shared with family and friends। यहां से हमें पता चलता है कि उसका घर चला गया था, घर तबाह हो गया था, जल गया था। वो मटेरियलिस्टिक चीज थी, मटेरियल ही तो खराब हुआ था। असली जो घर से घर कहलाता है, मकान से घर बनने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो क्या होते हैं, लव होता है,
वो क्या होते हैं, वो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो बॉन्ड होता है, वो क्या होती हैं, वो फीलिंग्स होती हैं जो एक मकान को घर बनाती हैं। हमारी जिंदगी में इन चीजों का सबसे बड़ा रोल है। ये किसको रियलाइज होता है, ये जो टीनेजर बच्चा है ये इसको रियलाइज होता है। ठीक है, द बॉन्ड शेयर, zen learns that true happiness comes from the emotional connections which we have with others, not from material wealth. material wealth खो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फीलिंग्स, इमोशंस, रिलेटिव्स, लव, ये नहीं खोना चाहिए। ये उसको रियलाइज हो जाता है। बहुत आसान सा चैप्टर है। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या ही पूछ लेगा, हमने मोटा मोटा तो सारा देख लिया, अब छोटा छोटा देख लेते हैं इसके पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What happened to the narrator's mother when she had run into the burning house? जब वो बर्निंग हाउस में गई थी तो उनकी मदर को क्या हुआ था, स्मोक उनके अंदर घुस गया था। शी इनहेल्ड सम स्मोक, उन्होंने इनहेल कर लिया था सम स्मोक, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब हो गई थी। बट आफ्टर सम टाइम क्या कहते हैं, शी गॉट बेटर या शी गॉट वेल, वो ठीक हो गई थी। हाउ डिड ज़ेन्स मदर सेव इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बर्निंग हाउस? उन्होंने कैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को सेव किया था? बाय ब्रेवली रनिंग इनटू द बर्निंग हाउस। बर्निंग हाउस में चली गई थी और वहां से उन्होंने एल्बम और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि मेटल के बॉक्स में थे वहां से वो सेव कर लिए थे। She risked her life to save these irreplaceable items and succeeded despite the danger. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ज़ेन ट्राई टू रन आफ्टर हर मदर एंड व्हाई डिड द फायरमैन होल्ड हर बैक? अब ये जो राइटर है, वैसे तो ये लेडी राइटर है, लेकिन इन्होंने एक लड़के की तरह, एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से कहानी को लिखा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ हर और हिज का तुम्हें कंफ्यूजन दिखेगा। तो ये जो ज़ेन है इसको हम लड़का मान के चलेंगे। तो उसमें पूछ रहा है कि उसको फायरमैन ने कैसे क्यों रोक लिया था, वो क्यों जाना चाहता? ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हिज मदर, वो अपनी मदर को लूज नहीं करना चाहता था। अब एग्जाम में अगर हर करके दिखाएगा तो तुम्हें लड़की मान के इसको लिख देना है। राइटर को, ये जो टीनेजर है इसको लड़की मान लेना है। ठीक है, अगर हिज करके लिखे, ही करके बुलाए तो इसको लड़का मान लेना, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं। व्हाई डज ज़ेन ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर? फायर के बाद भाई सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है, जब आग लग गई थी तो वो रोने क्यों लगा था? बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, वो सब कुछ खो चुका था, अपनी इंपॉर्टेंट कार को खो चुका था, कैट को खो चुका था, सारा सामान खो चुका था, उसका घर जल गया था। Okay. Why is the author deeply embarrassed the next day in school, which words show her fear and insecurity? वो embarrassed क्यों था next day स्कूल में? क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। She lacks the या he lacks the school uniform, books and backpack, making her feel out of place and different from other. वो बिल्कुल गरीब हो चुका था, उसपे ना स्कूल यूनिफॉर्म थी, ना उसके पास बैग था, ना किताबें थी। That's why she या he was feeling. अब she या he किसके लिए राइटर? अगर he हर लिख रखा है तो भाई हर यूज कर लेंगे, हिज लिखा है तो हिज कर लेंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन अब आराम से आप देख सकते हो, बहुत आसान से है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। स्टोरी मैंने तुम्हें समरी बहुत अच्छे से समझा दी थी, 2-3 बार इसको पढ़ लेना, ये लाइंस तुम्हें आराम से बन जाएंगी। दोस्तों एक मजेदार चैप्टर आपकी बुक का, द बेगर, दिल खुश कर देगा आपका ये चैप्टर। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है किसी भिखारी की कहानी है, रशिया की कहानी है। कौन कौन है इसके अंदर? इसके अंदर एक लश्कोफ नाम का भिखारी, एक सरगई करके एक व्यक्ति है और एक ओल्गा नाम की औरत है। क्या कहानी, जरा देखना, दिल खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखो जरा, द बेगर इज अ स्टोरी दैट फोकसेस ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए बैगर named Lushkov, who is initially an alcoholic and a victim of his circumstances. ये कहानी लश्कोफ नाम की एक बैगर की है जो कि अल्कोहलिक है, यानी शराब पीता है, ड्रंकर्ड है। इसका कैरेक्टर स्केच मैंने लिख के दे रखा है तुम्हें, ये दे रखा है, इसको कैरेक्टर स्केच को याद रख लेना कि लश्कोफ कैसा था। ड्रंकर्ड था, वो एक नंबर का अल्कोहलिक था, एक बैगर था और अपने हालातों का मारा था। One day while begging, he encounters an advocate named Sergei. एक एडवोकेट थे जिनका नाम था सरगई। एक बार उसका इनसे सामना होता है, who decides to help him. अब पहले क्या होता था, पहले क्या हुआ था, तो इनकी ना पहले मुलाकात हुई सरगई की, जहां इन्होंने अपने आप को बताया था, जो लश्कोफ थे, कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूं और इनसे भीख मांगी थी। फिर एक बार और मुलाकात हुई जहां कहा कि नहीं मैं एक टीचर हूं। तो सरगई को गुस्सा आया कि तुम्हें मैं पुलिस को दे दूंगा ये वो। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ना भिखारी हूं और मैं ना पियक्कड़ हूं और मैं ऐसे ही, मुझे पैसा चाहिए, मैं बहुत गरीब हूं, ऐसे कह के फिर उन्होंने उनसे बात की। सरगई ऑफर्स लश्कोफ वर्क। सरगई ने लश्कोफ को काम ऑफर किया कि चलो कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम लोग नहीं बोल देते अरे इतना हट्टा कट्टा है, जवान है, भीख मांग रहा है, काम कर ले, ऐसे उसको कहा कि अरे तुम काम कर लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। आस्किंग हिम टू चॉप वुड एट हिज हाउस, के मेरे घर में ना तुम लकड़ियां काटो, लकड़ी गट्ठर काटो। डिस्पाइट बीइंग वीक एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, लश्कोफ मैनेजेस टू कंप्लीट द टास्क। वो अपनी ओल्गा जो कुक थी उनसे जाके कहते हैं कि जाओ जरा ले जाओ इसको लकड़े के गट्ठे में, जहां पे लकड़े के गट्ठे रखे हुए हैं, बड़े बड़े लॉग हैं, वहां ये काट देगा। वो ले जाती है और उससे कटवा देते हैं। अब क्या होता है, Sergei, impressed by the beggar's willingness, pays him 50 kopecks for the work and offers him regular employment for various odd jobs. अब वो उससे इंप्रेस हो जाते हैं कि यार ये तो गरीब आदमी था यार, ये पैक करता, पतला दुबला, इतना कमजोर सा, मैंने इससे काम करवा लिया। तो वो ना इससे इंप्रेस होकर कहते हैं चल आ जाए कर, कुछ ना कुछ काम कर दिया कर, मैं तुझे पैसे देता रहूंगा। ये जो करेंसी का नाम है, कोपेक्स जो है करेंसी है वहां की,
अब क्या होता है, वो वेरियस ऑड जॉब्स उससे करवाते हैं, कभी सच एज शोवलिंग स्नो, के स्नो हटवा दी, उसको साफ करा दिया, डस्टिंग रग्स और जो जो गद्दे वद्दे होते हैं, जो मैट्रेस होते हैं वो साफ करवा दिए, ये सफाई सुथराई का काम करवाते हैं। ऑन सम ओकेजन सर्गेई आल्सो गिव्स हिम ओल्ड क्लोथ्स एंड पेज हिम मॉडेस्टली फॉर हिज एफर्ट्स, और उस पर तरस खा के उसको पैसे ऐसे दे देते थे, उसे पुराने कपड़े दे देते थे। किसको? सर्गेई लश्कोव को दे देते थे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो कैरेक्टर इसमें क्या जबरदस्त है। Over time, Sergei moves to a new house and employs Lushkov to help with the move. अब जो सर्गेई थे उनको ना शिफ्ट करना था, तो उन्होंने शिफ्टिंग में भी हेल्प करी और वो शिफ्ट करने चले गए। On this day, Lushkov is sober and works efficiently, and Sergei begins to see that his efforts to help the beggar were not in vain. वो देख रहे थे कि लश्कोव ना, जो कि एक पियक्कड़ था, उसमें चेंजेस आते जा रहे हैं और उसकी जिंदगी काफी बदल रही है। तो सर्गेई खुश थे इस चीज को लेके। सर्गेई डिस्कवर दैट लश्कोव कैन रीड एंड राइट एंड ऑफर्स हिम बेटर वर्क, शोइंग अप्रिशिएशन फॉर द प्रोग्रेस ही इज मेड। उन्होंने उससे पूछा, तुम लिखना पढ़ना तो जानते हो, तुम लेटर लिख सकते हो क्या मेरे लिए? तो उसको ये काम भी उन्होंने दिया। आफ्टर देयर इंटरेक्शन लश्कोव डिसअपियर्स एंड सर्गेई डज नॉट सी हिम अगेन एंड हिम अगेन फॉर 2 years। और 2 साल तक फिर लश्कोव ने सर्गेई को नहीं देखा या सर्गेई ने लश्कोव को नहीं देखा, दोनों अलग हो गए थे। यहां तक कि कहानी सबको क्लियर थी, बहुत आसान सी कहानी थी, कुछ भी इसके अंदर नहीं था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। मैंने इसकी बड़ी मदद कर दी। मनी मन खुश हो रहे थे सर्गेई। सर्गेई वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड दैट ही इज चेंजिंग द लाइफ ऑफ लश्कोव हु वाज अ ड्रंकर्ड बिफोर। इतना क्लियर है सबको, सब कुछ आसान सा था, इसमें कुछ भी नहीं था। अब असली कहानी क्या होती है? 2 years later सर्गेई स्पॉट्स लश्कोव आउटसाइड ए थिएटर। 2 साल बाद जब सर्गेई है ना, उन्हें लश्कोव मिलता है एक थिएटर के बाहर। द बैगर इज नाउ वेल ड्रेस्ड एंड बाइंग अ टिकट इंडिकेटिंग दैट ही हैज इंप्रूव्ड हिज लाइफ। वो ना एक टिकट खरीद रहा होता है थिएटर का और वो कहता है कि मैं ना अब तो मैं बढ़िया काम कर रहा हूं और मैंने अपनी जिंदगी बहुत बदल ली है। और वो कहता है कि अब तो मैं एक नोटरी हूं। When Sergei approaches him, Lushkov reveals that he is now working as a notary and earning 35 rubles per month। कहता है कि अब तो 35 रूबल कमाता हूं महीने के, और एक मैं नोटरी के तौर पे काम करता हूं। नोटरी सरकारी एक तरह का समझ सकते हो व्यक्ति है कोई। He thanks Sergei for his kindness but insists that it was not Sergei's help alone that changed him। वो कहता है मैं आपका बहुत बहुत एहसानमंद हूं सर्गेई साहब, आपने मेरी बड़ी मदद करी, लेकिन आपसे भी ज्यादा मेरी मदद पता है किसने की? जो आपकी कुक ओल्गा थी ना, आपकी कुक जो ओल्गा थी, ये जो थी, इस लेडी ने मेरी बड़ी मदद करी। क्योंकि हुआ क्या था, जब आपने मुझे लकड़ी काटने के लिए भेजा तो मेरे तो पैर ही कप कपा रहे थे, क्योंकि मैं तो हिला हुआ था, मैं तो पिया हुआ था, मैं तो नशे में था, अल्कोहलिक था। ठीक है, वो औरत थी जो कहती थी नरक में जलेगा सड़ेगा, क्या होगा तेरा, कितना तू बीमार, देख तो अपने आप को, हाय ईश्वर इसका हालात सही हो जाए। और मेरे बिहाफ पे वो लकड़ी काटती थी, पैसे आप मुझे देते थे। उस औरत की अच्छाई ने, वो जो उसकी डांट डपट ने, उसके तरस खाने ने, वो जो आंसू बहाती थी, वो मेरे लिए आंसू बहाती थी, रोती थी वो कि क्या होगा तेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई तेरी देखभाल नहीं करता, तू इतना भूखा रहता, प्यासा रहता। वो रोती थी मेरे लिए और उसकी सच्चाई ने मुझे बदल दिया कि ये मेरे लिए लकड़ियां काट रही है ताकि मुझे पैसे मिल जाए। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। इससे पता क्या शिक्षा मिलती है? किसी पे ना एहसान करके खुश मत हो। तुम बड़े आदमी नहीं हो, सर्गेई अमीर आदमी, एडवोकेट आदमी, पैसे दे रहा है, कपड़े दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, सोच रहा है क्या बढ़िया महान काम किया है मैंने, कितना महान आदमी हूं। ओल्गा गरीब औरत, उसके पास देने को कुछ नहीं, और उसने क्या काम किया? उसने जिंदगी बदली, उसके लिए आंसू बहा दिए। फीलिंग्स थी उसके अंदर, उसके लिए इमोशंस था, एम्पैथी थी, सिंपैथी रखती थी, और इस चीजों से वो पिघल गया। असली वो यहां से बदला। अगर सर्गेई उसको लाखों रुपए भी दे देता तब भी उसकी जिंदगी नहीं बदलती, वो पी के खत्म कर देता। लेकिन ओल्गा जब उसके लिए परेशान थी, उसके लिए आंसू बहाती थी, उसने उसके अंदर का इंसान झंझोड़ के रख दिया। कैसा इंसान ही हमारे लिए सोच रहा है, और मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं है, और फिर भी ये मेरे लिए इतना कर रहा है। यहां ओल्गा ने लाइफ बदल दी किसकी? लश्कोव की। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी। When Sergei approaches him, Lushkov reveals that he is now working as a notary. He thanks Sergei for his kindness but insists that it was not Sergei's help alone that he changed him. Lushkov credits his transformation to Sergei's cook, Olga. She had been kind to him, scolding him, crying for him, and even chopping the wood for him when he was too drunk to do it himself. कि वो जब ड्रंक होता था उससे कहां काटती थी, उसे लकड़ी नहीं दिखती थी, वो कुल्हाड़ी नहीं दिखती थी, वो उसके लिए लकड़ी काटती थी। हर कंपैशन एंड केयर वर द ड्राइविंग फोर्सेस बिहाइंड हिज चेंज। उसका कंपैशन, दया
और उसकी जो गाइडेंस थी, उसके जो इमोशंस थे, उसने उसकी लाइफ को बदला। ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी, लश्कॉफ बिड्स सर्गेई फेयरवेल्स एंड गोज टू द थिएटर, मार्किंग अ न्यू चैप्टर इन हिज लाइफ। द स्टोरी हाइलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड कंसिस्टेंट सपोर्ट, illustrating that sometimes a simple act of compassion can change a person's life। बहुत प्यारा है कि आप कंपैशन रखते हो, लोगों से काइंडनेस दिखाते हो, अगर आपके मन में एम्पैथी होती है, दैट कैन चेंज एंड ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। एक ड्रंकर्ड को भी नोटरी बना दिया बिना पैसा खर्च किए। क्या ओल्गा ने पैसे खर्च किए? नहीं। क्या ओल्गा अमीर थी? नहीं। ओल्गा के पास क्या था? एक बड़ा दिल था, उसके अंदर कंपैशन थी, उसके अंदर काइंडनेस थी, उसके अंदर एम्पैथी थी। That changed the life of Lashkov. That's why I say कि what a beautiful story it is। बहुत प्यारी स्टोरी। आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। How did Sergei recognize the beggar? beggar को कैसे recognize किया? When he saw his face which seemed familiar, upon closer inspection he noticed the beggar's mismatched shoes. One shoe was too high and the other was too low. This detail helped Sergei recall where he had seen him before on Sadovaya Street। जब शुरुआत में जब उसको beggar मिला था पहले स्टूडेंट बनके, तो वहां भी उसका वही हाल था, एक जूता बड़ा था, एक छोटा था, इस तरह से वो उसको पहचान गया था। Where did Sergei send Lashkov? What advice did he give him? सर्गेई ने लश्कॉफ को कहां भेजा था? उसको भेजा था assigned him a simpler and cleaner job। He sent him to an office where Lashkov would copy documents। Sergei advised him to work diligently and to avoid drinking, encouraging him to focus on improving his life। उसको कहां भेज दिया था? एक ऑफिस में भेज दिया था जहां पे उसे सिर्फ लश्कॉफ को डॉक्यूमेंट कॉपी करने थे, क्योंकि उसका शरीर कमजोर था, तो उसको एक नौकरी पे उसने वहां लगवा दिया था और उससे कहा था कि तुम ड्रिंक वगैरह नहीं करना। ये एक एक्स्ट्रा बात थी जो हमें पता चल गई। द बेगर वॉज अ लायर, व्हाट टू लाइज डिड टेल सर्गेई? बेगर लायर था, पहले उसने अपने आप को स्टूडेंट बताया था, एक बार उसने अपने आप को टीचर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वाज गिवन टू लश्कॉफ इनिशियली? उसको पहले क्या काम मिला था? चॉपिंग द वुड, वुड्स को चॉप करने का काम मिला था। उसने एक्सेप्ट क्यों कर लिया था? बिकॉज ही हैड नथिंग टू डू। उसके पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नहीं था, शेमफुल था, बहुत ज्यादा शेमफुल फील कर रहा था क्योंकि वो वहां पे वो पकड़ा गया था झूठ बोलते हुए। Where did Sergei see Lashkov after 2 years? उसको एक थिएटर के पास देखा था। What work was doing then? वो क्या कर रहा था? He is doing as a notary and earning 35 rubles। वो 35 rubles कमा रहा था वहां से। How did Olga save Lashkov? इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यही कि ओल्गा ने लश्कॉफ की लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म किया था। आंसर क्या लिखोगे? कंपैशन से, काइंडनेस शो करके, एम्पैथी दिखा के उसने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन था दोस्तों। अब इसका और कोई भी क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो। इसके अंदर की एक दो छोटी मोटी डिटेल रह गई होगी, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपका पेपर अच्छा चला जाए। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो मेरा बच्चा, ये सारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है। इनमें कैरेक्टर स्केच के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैरेक्टर स्केच मैंने सबके लिखकर दे रखे, दोनों बुक के, बीहाइव के भी और मोमेंट्स के भी। वो अच्छे से देखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं, उनके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, ये सारे पढ़ के जाने। जो मैंने आपको ऊपर से मोटी मोटी प्रैक्टिस एनसीईआरटी कवर करा दिया, इससे 70 से 80% क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल जो 20% बचा है वो ये मैंने आपको अलग से दे दिया, ये आपका हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग आज मैं कुछ कन्फेस कर देता हूं, मुझे आपकी क्लास करनी थी 19 फरवरी को, 19 फरवरी से पहले, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का 19 फरवरी को पेपर था। लेकिन 15 फरवरी को क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम हुआ। उनको मैं लगातार पिछले 6-7 दिन से, यानी 15 से कहूं तो 10 तारीख से लगातार लाइव लेक्चर करा रहा था, जिसकी वजह से मेरी हेल्थ हो गई थी खराब। मेरी बॉडी ने बिल्कुल गिव अप कर दिया था, मुझसे नई वीडियो बने, मेरे से नहीं पढ़ाया गया। तो मेरी जो कोशिश थी ना कि तुम लोगों को 19 के लिए प्रिपेयर कर दूंगा, वो मुझसे नहीं हो पाया। अब मैं बड़ा परेशान था, मेरे मन में बड़ा दुख था। लेकिन मुझे पता चला कि कुछ बच्चों का एग्जाम 28 को भी है, कुछ का एग्जाम 28 को भी है। ये जान के मुझे लगा कि चलो ना से हाँ सही यार, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। किसी की तो मैं मदद कर पाऊंगा अपने छोटे बहन भाइयों की। इसलिए मैंने तुम लोगों के लिए ये जल्दी ये वीडियोस बना दिए कि कम से कम कुछ तो कवर होगा, कुछ किसी का तो भला हो जाएगा। कोई बात नहीं, जिनका नहीं मैं कर सका, मेरी कोशिश तो पूरी थी ना, मैं तो पूरी जान लड़ा रहा था। लेकिन जब शरीर ने जवाब दे दिया, गला बैठ चुका था, आवाज नहीं निकल रही थी, बॉडी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इतना पढ़ा के 10th वालों के लिए तो खत्म हो गया था वो। मुझे चाहिए था कि 4-5 रोज तो कम से कम मैं ब्रेक लूं, तो 19 तक मेरे को नहीं करवा सकता था मैं। लेकिन 28 वालों के लिए, 28 के बाद जिसका एग्जाम है उसके लिए तो बहुत हेल्प हो जाएगी, ये सब कुछ कवर हो जाएगा। अब तुम्हारे लिए ग्रामर बचती है ना, तुम्हारी ग्रामर और क्लास 10th की ग्रामर सेम है मेरे बच्चा। तुम्हें करना क्या है,
मैंने एक रिकॉर्डेड वन शॉट करा रखा है ग्रामर का, एक तो वो देखना और एक लाइव लेक्चर करा रखा है, एक लाइव लेक्चर ग्रामर का भी रिसेंट करवा रखा है, वो देखना। इन दोनों को कॉम्बिनेशन में देख लेना, दोनों में चीजें सेम ही है, बस इसमें प्रैक्टिस ज्यादा करवाई हुई है। तो ग्रामर जो तुम्हारी 10 नंबर की आएगी ना, जो ग्रामर तुम्हारी राइटिंग और ग्रामर 10 नंबर की आएगी, वो तुम्हारी मजे से कवर हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। 10 नंबर की काम, बल्कि 20 नंबर की होगी ना टोटल, तो 10 नंबर की कवर हो जाएगी। तो मैंने तुम्हारी बिहेव करा दी, मैंने तुम्हारी मोमेंट्स करवा दी और तुम्हारी ग्रामर भी कवर करा दी। सेम ही है ना मेरा बच्चा, तो ये भी कवर हो गई। तुम्हारे अनसीन पैसेज का भी वीडियो बना रखा है, चेक कर लेना लाइव के टाइम में, अनसीन पैसेज ऐसे करके वो दिख जाएगा, लिखा हुआ है अनसीन पैसेज एंड ट्रांसलेशन। उसके थ्रू अनसीन पैसेज भी आपके आसानी से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या बचती है आपकी, पोएम्स बचती हैं बिहाइव की पोएम्स का मुझे नहीं लगता कि अब टाइम बचा, 28 का टाइम ही कितना रह गया। लेकिन पोएम्स का भी मैं क्या करता हूं, मैं आपको समरी दे दूं, मैं इसकी ना पोएम्स की समरी और क्वेश्चन निकाल के दे देता हूं, तो पढ़ के चले जाना, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आसान से, तो तुम कर पाओगे। तो पोएम्स का भी मैं तुम्हारा जुगाड़ करा देता हूं, मैं तुम्हें ना समरीज और इनके PYQs और सब कुछ फ्री में अवेलेबल करा देता हूं। टेंशन मत लेना, आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो अभी जितना मैं कर सकता था, जितनी मेरे अंदर ताकत थी, मैंने तुम लोगों के लिए सब झोंक दिया। अभी भी रात के मेरे ख्याल 12:30-1 बज रहा होगा, अभी भी 1 बज रहा होगा तकरीबन। कल रात भी मुझे यहां से जाते जाते में 3 बज गए रात के। तो मैं जितना कर सकता था, अब बच्चे तो बहुत सारे बोलते सर बहुत लंबा वीडियो बना दो। अब लंबा कैसे बन जाए इतना लंबा, 8-10 घंटे का वीडियो तुम कब देखोगे, टाइम तो तुम्हारे पास भी नहीं है, और मैं कैसे बना पाऊंगा। सो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन जो मैंने तरीका निकाला है ना तुम्हारी प्रैक्टिस का, ये बेस्ट था। याद रखना, मैंने कुछ भी ऐसे ही नहीं कराया। जहां से क्वेश्चन उठ के आने वो पार्ट मैंने कवर कराया है, जहां से क्वेश्चन नहीं आएगा वो मैंने नहीं पढ़ा है, वो डिटेल मैंने खामखा की नहीं पढ़ाई है। जितना तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने क्या कहा कि 70 to 80% क्वेश्चन जो मैंने आपको ये समरी कराई है, जो मेन पॉइंट कराए, इनमें से ही आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन होंगे 9th क्लास के, टेंशन मत लो। जो बचता है ना 20-30%, उसके लिए मैंने तुम्हें PYQs और इन सब की समरी दी है, डिटेल्ड समरी दी है, कैरेक्टर स्केच दिए हैं, वो पढ़ लेना मेरा बच्चा, प्रैक्टिस करना। विशिंग यू गुड लक, बिल्कुल टेंशन मत लो। कोई भी डाउट आता है, डियर सर काशिफ की मेरी आईडी है, वहां पे आके तुम मुझसे पूछ लेना, मैं वहां लाइव आता रहता हूं, उसमें कमेंट में पूछ लेना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मिलते हैं क्लास 10th में मेरे चीतों, मेरे शेरों, मेरे शेरनियों। क्लास 10th में तुमसे मुलाकात होगी, मेरे साथ ही बने रहना है। क्लास 10th में धूम मचाएंगे हम लोग। तो अभी तुम्हें कांग्रेट्स कर देता हूं, 10th में तुम सभी आओगे, क्लास 10th में पास होना बहुत अच्छे नंबर से, घबराना नहीं। विशिंग यू गुड लक, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल मेरे छोटे बहन भाइयों, लव यू, बाय बाय।